नमस्कार सभी अखिल भारतीय काव्य मंच के सभी सम्मानित साहित्यकारों, श्रोताओं, दर्शकों का मैं विकास मिश्रा अखिल भारतीय काव्य मंच के इस पेज पर संथाल हुल एक्सप्रेस के पेज पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी जानते ही हैं कि अखिल भारतीय काव्य मंच हमेशा एकल काव्य पाठ, कवि सम्मेलन के अतिरिक्त किसी विशेष व्यक्ति के साक्षात्कार विशेष कार्यक्रम भी आयोजित करता है, जिसमें कोई ऐसे अतिथि को आमंत्रित करता है जो समाज के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में या एक्टिंग में या किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष कार्य करते हैं, जो समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं। ऐसे लोगों को हम अपने पेज से लाते हैं, जिससे लोगों को उनसे रूबरू कराएं, उनके संघर्षों को जानें और लोगों के लिए एक मिसाल बने। तो आज हमारी इस कड़ी में आज हमारे साथ एक बेहतरीन सौम्य व्यक्तित्व की धनी, मैं नाम लेने से पहले उनके बारे में कुछ बताऊंगा, आप लोग खुद जब नाम लेंगे तो आप लोग जान ही जाएंगे। वो एक समाज सेविका हैं, एक मेडिकल अ, समाज सेविका हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, सफल बिजनेस वुमेन हैं, अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं, कवित्री हैं, लेखिका हैं और काव्य कार्नर फाउंडेशन की संस्थापिका हैं, एकलव्यम क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया जी की। जी पूनम, डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया मैडम, आपका स्वागत है। हम अपने सभी बहुत श्रोताओं को ये बताते हुए कि आज का जो विशेष कार्यक्रम थोड़ा तकनीकी रूप से विलंब हुआ, क्योंकि कुछ समस्याएं थी, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। पूजा मैम आपसे भी, क्योंकि आप 10 मिनट 15 मिनट आपको वेट करना पड़ा। हम अपने बातचीत का सिलसिला आरंभ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप हो सकता है कई सारे पटलों पे या कई सारे पेजों पे, कई सारे मीडिया चैनल में अपनी बात रखी होंगी, लेकिन मेरे जो प्रश्न होंगे वो थोड़ा अलग होंगे, क्योंकि हम आपके संघर्षों के जीवन की कहानी को लोगों तक लाना चाहते हैं, जिससे चूंकि आप एक महिला हैं और एक बिजनेस वुमेन महिला हैं, समाज सेविका हैं, मेडिकल लाइन से जुड़ी हैं और चूंकि लेखक और कवित्री भी हैं, लेखिका भी हैं, तो आपकी जो लाइफ है वो एक महिलाओं के लिए एक आदर्श है। तो मैडम, मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन वो आपके लिए यही है कि आप अपने आप को किस रूप में ज्यादा फिट पाती है? मैंने परिचय तो आपका बहुत सारा दिया, लेकिन आपको क्या लगता है किस पहचान से लोग आपको ज्यादा जाने, या आपको लगता है इस पहचान से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है? मैं चाहूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करूं और आपसे ज्यादा बातें जानूं, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि अपनी बातों को कम शब्दों में हम अपनी बात रखें और आपसे भी उसका आंसर इतना छोटा लें जिससे मैक्सिमम चीजें आपसे पूछ सके। जी मैम, जी। आपके साथ बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन किस उपलब्धि पर आपको ज्यादा फक्र होता है? सबसे पहले तो सभी को प्रणाम करती हूँ, जितने तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपका बहुत सादर आभार प्रेषित करती हूँ, और पटल के जो अंजनी जी हैं संस्थापक, उनको भी बहुत बहुत आभार प्रेषित करती हूँ कि आपने मुझे इसका कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू होने का जो एक अवसर प्रदान किया है, उसके लिए। और विकास जी, आपका जो प्रश्न था उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि जब लोग ये कहते हैं कि पूजा जी बहुत सौम्य, बहुत सरल और बहुत सहजता से कुछ काम कर रही हैं, समाज के लिए कुछ एक अच्छे अच्छे प्रयास कर रही हैं, तो वो मेरे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे इसी चीज में सबसे ज्यादा आनंद है कि मुझे लोग सरलता की वजह से जाने, मुझे लोग सहजता की वजह से जाने और एक अच्छे नेक कार्य की वजह से जाने, तो वो एक सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ कि उस एक नाम के साथ में जाना जाना ज्यादा प्रेफर करूंगी। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि मतलब उपलब्धियां तो कई सारी होगी, लेकिन कुछ ऐसी पहचान होती, जो कि मैं आपसे एक बार मुझे भी मिला था मौका आपके कार्यक्रम में, जो आपका फाउंडेशन डे था। तो मैंने देखा था जो आपके वहां पे जो अतिथि आए थे कितनी विनम्रता के साथ आपसे मिल रहे थे। तो कहने का मतलब जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी विनम्र होता है तो बड़े लोग, जो बड़ी हस्तियां होती हैं, चाहे वो कोई सांसद हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई बड़ा कवि हो, तो चूंकि मैं आपसे इसलिए प्रभावित था तो मेरे दिमाग में था नहीं, साक्षात्कार तो लेते हैं, मैं डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया मैडम को अतिथि के रूप में आमंत्रित करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मैडम, हमारी टीम में बहुत सारे एंकर हैं और हमेशा जी। अतिथि के साथ एक अलग होस्ट होता है, लेकिन चूंकि मेरी दिली इच्छा थी कि आपका इंटरव्यू, आपका साक्षात्कार केवल मैं लूं, इसलिए मैं अपने आप को खुद इस रूप में मेरा रखा हूं। मेरा तो सौभाग्य मैम, है। मेरा जो अगला क्वेश्चन था, जैसे मैंने देखा कि आपको कई सारे पेजों पर, जो कि प्रेरणा दर्पण डॉक्टर कीर्ति काले मैडम का पेज है, उस पर भी आपने दिया है, वे एंड राइट में दिया, गुरुनाथ नक्का पे दिया, हिमालयन अपडेट पे दिया। तो इंटरव्यू तो आप बहुत सारी जगह दी ही हैं, लेकिन मुझे लगता है जो आपका रिकॉग्नाइज कार्य है, जो मुझे पसंद है, वो है समाज सेवा। क्योंकि समाज सेवा और एनजीओ जो आदमी चलाता है वो नॉन गवर्नमेंट होता है, तो समाज सेवा में जुड़ने का
मतलब आपका मोटिव कैसे आया, आपको कैसे लगा कि मैं, चूंकि आप एक मेडिकल लाइन से थे, मेडिकल लाइन लोग मानते हैं कि बड़ा खर्चीली पढ़ाई होती है और लोगों के लिए अर्निंग होती है, और समाज सेवा उससे हटके है, क्योंकि समाज सेवा केवल निस्वार्थ होती है और किसी फायदे के लिए नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं, आपने समाज सेवा चुनने का कोई खास रीजन था, या कैसे आपने समाज सेवा में आपने अपने आप को कैसे ढाला? देखिए विकास जी, मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी, जब आप कैसा भी परसेप्शन या कैसा भी सोच जब आप बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं नींव से, शुरुआत से ही कोई ना कोई विचार आपके मन में रहते हैं कि जैसी आपकी परवरिश होती है उसके उसके हिसाब से आप चीजें सोचते हैं या करते हैं। आप एक एक दुनिया को उस नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। तो मेरे परिवार में मेरे पिता हमेशा से कहा करते थे कि जब सीधे हाथ से आप किसी को दान करें तो उल्टे हाथ को पता ना चले, और बहुत सारी चीजें वो हमेशा ही लोगों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते। और मैं उन्हें देखती थी, और मैं सच बताऊं तो जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में भी थी, तो मेरे कमरे में, हॉस्टल में रहा करती थी मेडिकल कॉलेज के, एक बड़ी बड़ी जो है मदर टेरेसा की मैंने फोटो लगाई हुई थी। दो ही लोगों की फोटो हमेशा मेरे रूम में रही, एक मदर टेरेसा और एक अब्दुल कलाम जी। तो मुझे हमेशा से वो बहुत प्रभावित रहती थी कि सेवा और दूसरों की, जो आप दूसरों के लिए करके जो एक एक सुकून महसूस करते हैं, दूसरों के लिए जीवन समर्पित करके जब आप कुछ काम करते हैं, तो उसका एक मजा, उसकी एक उसकी उसका आनंद ही अलग है कि आपको किसी चीज से उतनी खुशी महसूस। अगर आप, मैं कहूँ कि मेडिकल में भी जब आप लोगों की सेवा कर रहे होते हैं, जैसे मैं कभी जब हॉस्पिटल जाती थी, तो बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे थे जो किसी और से ब्लड नहीं निकलवाते थे, कि वो हमारी वो गुड़िया आएगी, वो ही निकालेगी हमारा ब्लड, वो दर्द नहीं करती है। तो वहां पे भी एक सुकून था कि चलिए लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको वो खुश होते थे मुझसे। तो इस तरह से एक हमेशा से था कि सेवा और सबके लिए काम करना ये मुझे पसंद ही था। और वो घर से ही सारी प्रेरणा, आप समझ सकते हैं कि किसी को परेशान देख लिया तो उसकी मदद कराए पिताजी हमारे, या कहीं कुछ कोई भी परेशानी देख ली तो बस नहीं, अब मुझे इसके लिए ये करना है। तो वो चीजें देख देख के हम बड़े हुए, तो वही चीजें हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट हुई कि मुझे लगा कि नहीं, ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल मैम, चूंकि कुछ श्रोता जो कि आपके टीम से भी जुड़े हैं, कुछ अखिल के जुड़े हैं, कुछ श्रोताओं का नाम लेना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्ट्रीम यार्ड जिसका मैं टिक कर पाता हूं उसी को आप देख पाते होंगे। देखिए मैम, जो आपकी टीम है काव्य कार्नर फाउंडेशन, उसके जो आपके को फाउंडर हैं शिल्पी चौहान मैडम और अमित चौहान जी, और बाकी जी। और भी टीम, हमारी टीम से भी ममता बारोट मैडम, अनामिका सिंह अब्रल जी, अनेक लोग जुड़े, नाम लेंगे, जिसान कुरैशी जी, प्रीति पाठक मैडम, बाकी नाम जरूर लेते रहे, खुशी झा जी, और काफी मैडम, शायद आप चूंकि स्ट्रीम यार्ड मेरे हाथ में लगभग 30 से 35 लोग हमारे इस कार्यक्रम को अभी तक देख रहे हैं, और आपकी जो जी। फॉलोइंग है मुझे आज भी याद है, एक बार आप हमारे पेज से जुड़े थे और 1 घंटे के जी। अंदर 50,000 लोगों तक आपका वीडियो पहुंचा था, तो आपकी पॉपुलैरिटी मुझे पता है। मैडम, मुझे दो प्रश्न ऐसे हैं जो मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहे थे जी। कि चूंकि आप मतलब कवित्री है, वैसे मैं पढ़ता हूँ आपके मुक्तक, मुस्लिम, मुझे लगता है आप श्रृंगार ज्यादा अच्छा लिखती हैं, लेकिन चूंकि कवित्री है और मैं साहित्य से जुड़ा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है साहित्यकार लोगों से बात करना। आपकी प्रमुख विधा क्या है, आपको लगता है किस विधा, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि आप जिनको अपना आदर्श मानती हैं, आदर्श मीन्स की जिनको आप बहुत पसंद करती हैं, जिनसे बड़ी जुड़ी थी, डॉक्टर कुंवर बेचैन सर हैं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। वो प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मुझे पता है हम्म। कि आज भी जब आप अपने वाल पे कुंवर बेचैन सर की पंक्तियों के साथ ही आपने अपने कार्यक्रम को आरंभ किया था। मुझे याद है जब आप कार्नर फाउंडेशन का भी आप संचालन कर रही थी तो आपने डॉक्टर कुंवर बेचैन सर की पंक्तियां पढ़ी थी, और बड़े भाग्यशाली मैं भी हूं कि मुझे भी एक बार उनका आशीर्वाद मिला था, चरण स्पर्श मैंने भी किया था। तो मैं, मुझे लगता है कि आपको साहित्य में आपकी कौन सी विधा फेवरेट है, किस विधा में आप ज्यादा लोगों को लगता है कि जोड़ती हैं, या आपको लगता है इस विधा पे मैं कह के अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाती हूँ? देखिए सर, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मुझे कोई डिफाइन करना हो कि डॉक्टर पूजा क्या है, तो दो ही चीजें हैं, एक हिम्मत, एक मोहब्बत। कि प्यार बांटते चलिए, प्यार से, प्यार में सब कुछ है, कि मोहब्बत से आप रहिए। मोहब्बत सिर्फ एक वो प्रेमी और प्रेमिका की एक मोहब्बत वहीं तक सीमित नहीं है। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, मोहब्बत दोस्त से भी हो सकती है, मोहब्बत बच्चों से भी होती है, मोहब्बत सभी से। तो एक प्रेम वाली चीज, और दूसरी चीज हिम्मत। मानवीय संवेदनाओं में जब भी मैं बात करती हूँ कि उनका जीवन भी बहुत संघर्षपूर्ण रहा और मेरा भी बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण रहा, तो मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि दो ही चीजों में अगर कभी नाम लिया जाएगा डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया का, तो सबसे पहली चीज जो होती है, जैसे कि मेरा जो परिचय का मुक्तक भी है उसमें भी मैंने यही कहा कि मोहब्बत और हिम्मत से नफस में आस रखती हूँ, बिछड़ जाऊं न मिट्टी से कफस में पास रखती हूँ, मैं पंछी हूँ मुझे अपने परों पर नाज बेशक है।
अहम मुझको न छू पाए, यही प्रयास रखती हूँ। ये ये मुक्तक मैं अपनी पहचान का मुक्तक कहती हूँ, तो इसमें भी मैंने बिल्कुल डिफाइन किया कि मैं सिर्फ प्रेम और हिम्मत की बात करना पसंद करती हूँ, और वो ही मेरी विधा आप समझ लीजिए। जी मैम, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैंने भी कहा, मुझे भी लगता था आपका श्रृंगार मतलब पसंदीदा है। मुझे लगता है श्रृंगार कोई भी व्यक्ति, चाहे वो, अगर उसके अंदर मैं कहूँगा दिल है, तो वो प्रेम से अछूता नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी जो विधा है वो बहुत अच्छी। मैम, मुझे आपको जैसे कई सारे अवार्ड मिले हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, कई सारे साहित्यिक पुरस्कार। मुझे ये जानना है कि आपके साहित्य के योगदान को देखते हुए उन संस्थाओं ने आपको अवार्ड दिया, या इसे अवार्ड के लिए उनकी कोई वेबसाइट होती है जिसमें जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है, लोगों को प्रूफ देना पड़ता है, या वो अपने आपके कार्यों को रिकॉग्नाइज करके आपको उस अवार्ड से सम्मानित किया? जैसे कुछ अवार्ड मुझे याद है, शिल्पा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का एक अवार्ड है, साहित्यिक कई सारे सम्मान थे, वो मैं अभी नाम लिस्ट में है, मैं थोड़ा अभी देख के बताता हूँ। लेकिन कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस अवार्ड के लिए उन्होंने आपके कार्य को रिकॉग्नाइज किया, या आपने अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाया, तब उस अवार्ड के लिए आप सिलेक्ट की गई? देखिए विकास जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं जो आजकल देखती हूँ, जैसा कि आजकल परिवेश चल रहा है, मैं बहुत से लोग अवार्ड मांगते हैं या फॉर्म भरते हैं, तो मैं थोड़ा सा उससे राब्ता नहीं रखती। मैं एक बात मानती हूँ कि अगर मैं कोई भी कार्य अगर कर रही हूँ, मैं चाहे साहित्य की सेवा कर रही हूँ, चाहे मैं जन सेवा कर रही हूँ, तो मैं किसी अवार्ड के अभिलाषी नहीं हूँ कि मुझे कोई अवार्ड देगा, मुझे कोई सराहेगा, मुझे बहुत मेरा मान सम्मान बढ़ा देगा। वो मैं अपने आत्म संतुष्टि के लिए कर रही हूँ, और मैंने आज तक ना किसी कवि सम्मेलन के लिए, ना किसी अवार्ड के लिए, ना किसी भी चीज के लिए आज तक कभी किसी के कोई फार्म नहीं भरा, किसी से कहा नहीं। एक ये है कि अपने आप अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं कुछ प्रयास कर रही हूँ और वो कहीं सार्थकता की ओर जा रहे हैं, तो वो अपने आप से जो जितने अवार्ड मेरे पास हैं, आपने जितने देखे 16-17 जितने भी अवार्ड्स हैं, वो सारे के सारे, जैसे कि अब ज्वेल ऑफ इंडिया का अवार्ड है, वो माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं हमारे रामदास अठावले जी ने मुझे खुद अपने घर पे बुलाया, और समाज सेवा के लिए और साहित्यिक सेवा के लिए मुझे वो अवार्ड दिया। तो वो अपने आप से मुझे जो कॉल आ जाती हैं, या जो लोग उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये महिला कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है, समाज को कुछ एक दिशा देने का कार्य कर रही हैं, तो वो मेरा सौभाग्य है। अन्यथा मैं कभी किसी फॉर्म मैंने नहीं भरा, कभी किसी से कहा नहीं कि आप मुझे अवार्ड दीजिए मत दीजिए, क्योंकि मैं अवार्ड के लिए बिल्कुल, मुझे काम। यही जानना था कि कुछ लोग काम करते हो, सोचते होंगे मुझे कोई रिकॉग्नाइज करना है। मेरा प्रश्न पूछने का तात्पर्य यही था मैडम, कि मैं बताना चाहता था आपके माध्यम से लोगों को कि आप अच्छे काम करते जाओ, आप चिंता मत करो, दुनिया आपको देख रही है। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो समाज के लिए हो, साहित्य के लिए हो, मेडिकल के लिए हो, आपके उस कार्य को संस्थाएं या जो भी उस लायक हैं, वो आपको पहचानेंगे, देखेंगे, और पूजा गंगानिया जी की तरह उनको अवार्ड जरूर मिलेगा। मेरा पूछने का तात्पर्य यही था, और आपने मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये साक्षात्कार इसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आदमी जिसका साक्षात्कार लेता है, उसके कार्यों से खुद प्रभावित होता है, लगता है कि नहीं, इनसे बात करके इसका तात्पर्य लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना है, और लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, लोग उससे प्रेरणा लेंगे, अच्छा करने के बारे में सोचेंगे, तो उस कार्यक्रम भी सफल होता है। और लोगों की उपस्थिति बता रही है, काफी ऐसे लोग हैं, गिरधारी खंडेलवाल जी, और अंजनी राजपाल यादव सर, जो आपको पता है आपकी संस्था से जुड़े बहुत वरिष्ठ कवि हैं, अनामिका सिंह अविरल जी, अंजनी द्विवेदी सर, गणेश प्रसाद गौतम सर, मृत्युंजय मिश्रा जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा सर, ये सब बड़े कवि हैं, गणेश प्रसाद गौतम, जिसान कुरैशी जी, पीके तिवारी जी, ये भी समाज सेवी हैं मैडम, आपकी तरह। ये हमारे अमेठी सुल्तानपुर के, हमेशा समाज सेवा में, साहित्य के लिए हमेशा योगदान करते रहते हैं। इन्होंने भी और मुझे हमारे सम्मान पेज से दिया। आप देखेंगे ऐसे बहुत से लोग जुड़े हैं जो हमेशा आपकी तरह मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके। मैडम, मुझे जी। एक चीज और देखा, आपके एक कार्यक्रम में मैं गया था, कार्नर में, उसमें मैंने देखा विष्णु सक्सेना सर जैसे बड़े कवि, जिनको दुनिया श्रृंगार के बड़े कवि हैं, और उसमें कई सारे थे, प्रबुद्ध सौरभ जी, जिनको मैं भी फॉलो करता था, पहले से मेरी दोस्ती थी, डॉक्टर कीर्ति काले जी। आपकी संस्था, जैसे मुझे मालूम है कि संस्था ना एनजीओ है, आपको कोई पैसे नहीं मिलते इतने बड़े कवियों को बुलाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है वो सब आपकी योग्यता से या आपके कार्य के को देखते हुए लोग आए थे, क्योंकि एक साथ एक मंच पर इतने बड़े कवियों को बुलाना, तो मेरे दिल में ये बात जरूर है, क्योंकि हम लोग छोटा मोटा आयोजन करते हैं, और एक दो बड़े कवि बुलाने से लगता है कि नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और आपने एक साथ 10 बड़े बड़े कवियों को आपने बुलाया। वो कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय था, क्योंकि मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा रहा हूँ, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे दिमाग में उसी दिन से आया था कि मैं आपको बुलाऊंगा और आपके उस कार्य को रखूंगा। मैम, जो आपकी टीम है, ये काव्य कार्नर फाउंडेशन,
एक जी, संस्था जैसे एनजीओ तो बेशक है, लेकिन काम जैसे कला, संस्कृति, साहित्य सबसे जुड़ा हुआ है, लेकिन मेन इसका उद्देश्य क्या है? जबकि जब आपने इसकी स्थापना की थी अमित चौहान जी के साथ मिलकर, और उनकी धर्मपत्नी जी के साथ, चूंकि आप दोनों का कपल था इसके साथ, तो इसका उस समय उद्देश्य क्या था? आपको लगता है जो आपने उद्देश्य करके संस्था बनाई थी, उसका उद्देश्य क्या था? क्या अभी भी आपका उद्देश्य जो था उसमें आपको लग रहा है आपको सफलता मिल रही है, आपको लगता है अभी और मेहनत करनी है? देखिए सर, गुंजाइश तो हमेशा होती है, और जिस दिन आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मेरे को सफलता मिल गई, मैं बहुत अच्छा कर दिया, वो आगे बढ़ने की जो गुंजाइश होती है और बेहतर करने की जो एक छोटी सी आपके अंदर एक साहस होता है, वो कहीं ना कहीं आपका ना वो एक इस चीज के साथ मर जाता है। तो मैं यहाँ पे एक बात तो आपको बताना चाहूंगी कि जैसे काव्य कॉर्नर फाउंडेशन 2017 से रजिस्टर्ड है, और इनिशियली जब ये 2 साल हमने इसको गंगानिया ट्रस्ट के नाम से इसको चलाया, और गंगानिया ट्रस्ट का मेन जो कार्य था वो हेल्थ कैंप्स वगैरह अरेंज करना था। उसमें मेरे भाई, क्योंकि वो स्वयं भी एक डॉक्टर हैं, और मैं, हम लोग मिलके, हमारी एक लैब भी रही देहरादून में, हम लोग काफी उसमें हेल्थ कैंप्स वगैरह, चैरिटेबल कैंप्स लगाया करते थे। तो उसके बाद कुछ कुछ परिस्थितियां बनी कि मैं जॉब में थी, मैं प्रोफेसर रही, उसके बाद कुछ परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि पुत्र हुआ और वो नहीं रहा। तो उस वक्त मुझे, मेरा सिलेक्शन हो गया था सऊदी में, और अच्छा, ईश्वर की दुआ से गवर्नमेंट जॉब था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, 3 लाख पर मंथ का मुझे सैलरी ऑफर था, और 2 मंथ की पेड लीव्स जैसा एक अच्छी चीज जो है मुझे मिली। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो चीजें अच्छी नहीं हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा मन हट गया कि मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ, और जो कार्य हम पहले से कर रहे थे, मैंने कहा इसको एक अलग रूप दिया जाए। लेखन का मुझे शौक रहा, क्योंकि मेरे पिता 25 किताबें ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो अच्छे खासा लेखन में उनका नाम रहा, और उनको हमने शुरू से एक साहित्यिक माहौल अपने घर में देखा। उनको देखते हुए जब मैं 10वीं कक्षा में थी, तब से ही मैं लिख रही थी। पर इनिशियली मैं छंद मुक्त लिखती थी, समसामयिक रचनाओं मुद्दों पर ज्यादा लिखती थी, बेटियों पर लिखती थी, बहुत सारी चीजों पर लिखती थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ अलग करना है। मैं कर रही हूँ, मैंने वो जॉब तो पहले ही छोड़ दिया था, और जब पुत्र नहीं रहा, तो मैंने एक अपने आप को, जैसे जब मैं हॉस्पिटल में भी थी, और प्रदीप मेरे साथ थे, मेरे हस्बैंड, जो कि आप कह सकते हैं मेरी रीढ़ की हड्डी है। तो उन्होंने जब मुझसे कहा कि हम लोग हॉस्पिटल में जो है थोड़ा टहल रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब क्या, मैंने उनसे कहा मेरी एक किताब आनी थी यार, ये हुआ वो हुआ, और अब मैं ये करूंगी वो करूंगी। तो वो मेरा चेहरा देखते रह गए कि तुम अभी अभी हमारा बेटा गया, और तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? मतलब एक माँ जिसने इतने इतनी पीड़ा के बाद एक बच्चे को दुनिया में लाती है, और इससे बड़ा दर्द मैं नहीं समझती कि दुनिया में कोई भी है। तो आप ऐसी कैसी बात कर सकती हो? तो मैंने कहा कि नहीं, पता नहीं क्यों, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, या मैं इस चीज में आना चाहती हूँ कि मुझे अब कुछ करना है और यहीं रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना है। तब हमने काव्य कॉर्नर का जो है, एक तरह से काव्य कॉर्नर का नाम हमने चेंज किया, और गंगानिया ट्रस्ट का, और हमने उसको काव्य कॉर्नर फाउंडेशन के नाम से जो है सबके सामने लाया। तो उस तरीके से फिर हमने गोष्ठियां करनी शुरू की, बहुत सारे प्रयास करने शुरू किए, और आप देखिए कि कहाँ हमारे पास एक व्यक्ति का भी साथ उस वक्त नहीं था, और आज हमारे साथ 8,500 से भी ऊपर कवि और कवित्रियां, सभी लोग। और मैं आपको बताना चाहूंगी विकास जी, आपने एनजीओ की बात की है, तो इसके साथ साथ देखिए हमारे 2 विंग्स हैं, एक आर्ट लिटरेचर कल्चर, जो कला संस्कृति साहित्य एक एक विभाग है, और दूसरा विभाग आता है हमारा समाज सेवा और विज्ञान। वो उन दोनों को हम लोग जोड़ के, क्योंकि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ, तो मैंने को बहुत सारे, हमारे समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हमारी समझ से परे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने उन दोनों को मिक्स किया, समाज सेवा और विज्ञान को, विज्ञान और समाज सेवा को मिक्स करके हमने कुछ ऐसे काम किए, जैसे कि हम आज भी मेंटल हेल्थ के बारे में, हमारे यहाँ समाज में कोई बात नहीं करना चाहता, हमने उसके बारे में कुछ मुद्दे उठाए। फिर विमेन हाइजीन के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत सारी टॉक्स रखी, ऑनलाइन भी रखी, ऑफलाइन भी रखी, डॉक्टर्स को बुलाया, उन्होंने एपिलेप्सी के बारे में, कभी किसी चीज के बारे में, कभी किसी चीज, हमने डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पे बातें की, और हमने मास्क बांटे या सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, मतलब जो भी हेल्थ कैंप्स वगैरह के बारे में भी हमने काम किया, क्योंकि
पहले भी किए थे। तो ये एक एनजीओ है जो कि संस्कृति के लिए काम करता है, क्योंकि हम अगले वाली पीढ़ी को अगर हम तैयार कर रहे हैं कि वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, तो कहीं ना कहीं साहित्य से बड़ी कला संस्कृति से जुड़ी ये एक धरोहर है हमारे पास, हम भारतीयों के अगर हमने जोड़े रखे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक समाज सेवा हो जाती है। पर उसके अलावा भी हमारे कुछ दायित्व हैं बीइंग ए डॉक्टर। मुझे जो लगता है कि सिर्फ कला संस्कृति के साथ काम करने से नहीं होगा, कुछ ऐसे मिथ्स हैं हमारे समाज में जिनके लिए हमें काम करना बहुत जरूरी है, उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। जो कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमें ये ऐसा है वैसा है, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। मिथ्स है हमारे समाज में, बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं। उन गलत धारणाओं को तोड़ने का कार्य जो है हम लोग काव्य कॉर्नर फाउंडेशन के अंदर कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगी कि अगर मैं ये कहूंगी हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, हालांकि बहुत सारे एनजीओ जिस वक्त हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा मैंने कार्यक्रम किया तो बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए। और हमेशा की बात है, चाहे वो अंकिता सिंह हो, चाहे कुमार विश्वास जी हो, चाहे वो विष्णु सक्सेना हो, चाहे वो डॉक्टर कुंवर बेचैन रहे, या जितने तमाम लोगों का नाम आपने पहले भी लिया, सभी लोगों का साथ और सभी लोगों का एक स्नेह शीश हमेशा हमेशा से हमारे साथ रहा है। और उनका ही क्यों मैं कहूं कि जैसे राजपाल दादा हैं, मृत्युंजय भैया हैं, बहुत सारे जितने तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं काव्य कॉर्नर में, एक एक व्यक्ति, विकास जी, एक एक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कोई कम या ज्यादा नहीं है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक एक जगह है। और यही हमें अलग बनाता है कि हर एक व्यक्ति को हम लोग उतना ही सम्मान, उतना ही प्यार, नछावर करते हैं जितना जितना किसी और को करते हैं। तो ये हमारी यूएसपी कह सकते हैं आप। जी। बिल्कुल पूजा मैम, देखिए आपको डॉक्टर दमयंती शर्मा मैडम, आपको मालूम है, बड़ी कवित्री हैं, लाल किले से कविता पाठ करती हैं, वो भी आपकी सराहना कर रही हैं। डॉक्टर राजपाल यादव जी तो है ही है आपके साथ, और भी बड़े लोग, डॉक्टर कुमार वर्मा जी जो खुद एक बड़े साहित्यकार हैं और पशु विभाग के डॉक्टर रहे हैं। जी। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आपको मालूम होगा, मुझे तो नहीं याद। वेटरनरी अ, डॉक्टर, वेटरनरी जी डॉक्टर। जी जी। जी। तो ऐसे बहुत सारे नाम का, अविरल जी शिक्षिका भी है और टीचर भी है, राजपाल यादव सर जो, और अमित चौहान जी बोल रहे हैं, आप में अद्भुत नेतृत्व क्षमता है जो कि आपकी टीम में है। शशि गंगानिया जी, ये भी शायद अगर आपके ही होंगे, काफी लोग ऐसे हैं मेरी बहुत मम्मा है। प्रेरणादायक। चूंकि मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग साहित्यकार जुड़े हैं, और आप चूंकि कवित्री और लेखिका हैं, तो मुझे लगता है कुछ तो गुनगुनाना ही चाहिए आपको। ज्यादा बड़ी कविता तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मुक्तक, चूंकि आप प्रेम जी। अच्छा लिखती हैं, प्रेम श्रृंगार आपकी प्रमुख विधा है, तो मैं चाहूंगा चूंकि श्रोता जो जुड़े हैं उनको थोड़ा सा, अगर एक बीच में हमारे पास एक फायर राउंड है जो कि जी। आजकल बड़ा ट्रेंड है, क्योंकि उसका जवाब देने वाला माना जाता है। देखिए मोदी साहब इतने लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन आजकल वो लाइव इंटरव्यू नहीं करते। मुझे लगता है एक, शायद वो विश्व के एक टॉप क्लास के लीडर है, लेकिन अगर जिस दिन वो मीडिया के सामने लाइव इंटरव्यू देना शुरू कर दें, मुझे लगता है कि, क्योंकि आप अच्छा बोलना, मैं वक्ता होना अलग बात है, लेकिन जब आप क्या बोलते हैं, आप किसी कंपटीशन में जाते हैं जहां पे आपको काटने वाला कोई हो, अगर आप उसको हरा सकते हो, तो मुझे लगता है आपके अंदर आपकी कला ज्यादा वहां पे दिखती है। मैंने आपसे प्रश्न किया, आपने उत्तर दे दिया, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन जब मैं आपके उस बीच में प्रश्न को काट के फिर से आपसे प्रश्न कर लूं, उसको आप सही जवाब दे दो, मुझे लगता है वो आप, जैसे हमारा आपका इंटरव्यू, आप बिल्कुल रेडी है, कुछ भी पूछोगे मेरे पास, कोई डबल डबल राजनीति नहीं है, एक ही स्टैंडर्ड है जो मेरे पास है, वो मैं बोल दूंगी, तो इसलिए हमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आप जी। खूब अच्छी कविताएं कर लेंगी, लेकिन जब आपसे कविता कहा जाए उस समय कविता करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कविता करने के लिए आते हैं तो मेरे पास तैयारियां होती हैं, लेकिन आपको जी। यहाँ कोई तैयारी नहीं थी। अचानक आपसे हमने मतलब निवेदन किया, और आशा करता हूं कि आप इस निवेदन को स्वीकार करेंगे, कोई ऐसा मुक्तक सुनाएंगे जो हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा मनोरंजन भी मिले, फिर अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। जी पूजा मैम। जी। तो विकास जी, जैसा कि आपने कहा, तो अभी एक मुक्तक अभी 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही मैंने किया, और अ, शायद 10 दिन ही हुए, नया नया लिखा है, तो वही आपके सामने रखती हूँ कि प्रीत की जो अगन मुझ में है जल रही, धीरे धीरे से मैं तुझ में हूँ ढल रही। प्रीत की जो अगन मुझ में है जल रही, धीरे धीरे से मैं तुझ में हूँ ढल रही। जैसे नदियां हूं मैं और सागर है तू, जैसे नदियां हूं मैं और सागर है तू, हौले हौले से मैं तुझ में हूँ घुल रही, हौले हौले से मैं तुझ में हूँ घुल रही। प्रीत की जो अगन मुझ में है जल रही। तो ये एक मुक्तक था। जी। बिल्कुल मैम, एक मुक्तक अभी मैं आपका, मैंने नोट करके रखा है, मैं खुद पढ़ूंगा।
जी। अभी मैम देखिए, राज जिंदल जी जो एक श्रोता हैं, शायद मेरे पटल से जुड़े हैं, शायद आप भी जानते हो। हालांकि वो प्रश्न तो मेरे भी मन में था, लेकिन मेरा पूछना ठीक नहीं था क्योंकि मैं साक्षात्कार करता था। लेकिन उनका प्रश्न है कि आपकी दिव्य मुस्कान का राज क्या है पूजा जी। अब श्रोता है, उनको नाराज मत करिए, उनको बताइए कि आप, क्योंकि देखिए मुझे लगता है मुस्कान एक सकारात्मक ऊर्जा है जो सामने वाले को प्रभावित करती है, और वो आपके जी। अंदर है। मुझे लगता है आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा रहस्य है और संघर्षों की मिसाल है। अमित चौहान जी लिख रहे हैं, लेकिन पहले तो हम राज जिंदल जी का जवाब देंगे कि आपकी दिव्य मुस्कुराहट, उन्होंने शब्द भी क्या यूज किया, मुस्कुराहट का राज तो समझ में आता है, लेकिन दिव्य मुस्कुराहट का राज क्या है पूजा जी? आप बताइए, उनको खुश तो करना है, उनको संतुष्ट तो करना है। देखिए, अ, एक, जैसा कि आपने खुद ही प्रश्न किया और खुद ही उत्तर भी दे दिया कि जो मुस्कुराहट होती है कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता का प्रतीक होती है। और आप आज के समय में विकास जी, हम जानते हैं कि जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं या कभी भी, हर इंसान के पास अपनी अपनी पीड़ाएं हैं। और एक मुस्कुराहट से जब आप किसी से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक सकारात्मक सी, पॉजिटिव सी जो मुस्कान होती है, वो थोड़ी सी पीड़ा को कम कर देती है और एक 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 पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो सब पे छोड़ती है। और आप कहीं ना कहीं एक मुस्कुराते रहते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे को भी मुस्कुराने का अवसर प्रदान करते हैं। कि मैं हमेशा से कहती हूँ, तब जब भी कहीं किसी से विदा लेती हूँ या जब भी किसी से मिलती हूँ, कि मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। क्योंकि वैसे भी जी बहुत बिल्कुल, दर्द है उत्तर तो ये मैंने सब। दिया था, लेकिन ये भी वह नेचुरली है, कुछ लोग चाहने के बावजूद भी मुस्कुरा नहीं पाते। मुझे लगता है इसके लिए आप भी कहिए, मैं भी कहना चाहता हूं कि आप पहली चीज तो खुद सकारात्मक रहिए। आप ये जी। मान के चलिए कि जो मेरे सामने व्यक्ति है वो मेरा शत्रु नहीं है, मेरा मित्र है, और उसके साथ हमें प्रेम से बोलना है, और कुछ भी जीवन में असंभव नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके मन में अगर खुशहाली है, आप जी। सबका भला सोचते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे दिव्य मुस्कान आएगी। और आपके अंदर अगर छल कपट प्रपंच बेईमानी सब भरी होगी, क्योंकि आपका कार्य नेक है, इसलिए आप, मुझे लगता है आपके दिव्य मुस्कुराहट का राज अगर एक शब्दों में बोले कि आपका, आपकी नेक सोच, आपका नेक कार्य है। जी। और सबसे बड़ी बात विकास जी इसमें, कि बहुत से, ये तो विज्ञान भी मानता है, लाफ्टर थेरेपी और स्माइल जो अपने आप में एक ऐसी चीज है जो आप कितने भी परेशान हो, कितने, अगर अगर मैं अंदर से बहुत परेशान भी होती हूँ तभी मैं प्रयास करती हूँ कि मैं मुस्कुरा के ही सबसे मिलूं। वो जो मेरे अंदर की पीड़ा है, मेरे अंदर की परेशानी है, कभी भी मेरे चेहरे पे नहीं आए। तो वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप खुद मुस्कुराते हैं तो लोग आपके साथ मुस्कुराते हैं। तो आप किसी को वजह दे सके एक मुस्कुराहट से, हंसने की, मुस्कुराने की, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर दमयंती शर्मा मैडम लिख रही है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। एकलव्यम जो आपकी क्रिएटिव संस्था है, क्योंकि देखिए जी। एनजीओ चलाना इतना आसान नहीं होता। और जैसे आपने बोला कि हमारा उद्देश्य, कि मुझे पता है कि आप, मैंने देखा था आप बहुत बार डालती भी हैं कि आप समाज में गरीब लोगों के बीच में जाके, जैसे अभी कोई कार्यक्रम आया था गरीब, क्योंकि देखिए लोग दान करते हैं, वो उन लोगों को दे देते हैं दिखावटी के लिए जिनको जरूरत नहीं होती। असल मुझे लगता है दान वो होता है जो नीडी लोगों को दिया जाए। अगर आपने किसी को 10 रुपए दिया, उसको जरूरत नहीं थी, तो उस दान का क्या महत्व है? लेकिन अगर आपने जाके कंबल किसको दिया, गरीबों को दिया। कई बार क्या होता है, हम लोग चौराहे पे खड़े होते हैं, कंबल बांटते हैं, और ऐसे लोग कंबल ले लेते हैं कि जिनको जरूरत नहीं होती, वो लेके खुद किसी को दे देंगे। मुझे लगता है ये दान देने से क्या फायदा, कि मैंने देखा है, जो कि मैं मीडिया से जुड़ा हूं, मैंने कई सारी खबरें आपकी देखी हैं जिसमें आप गरीब बस्तियों में गई हैं, उनको किताबें दी हैं, कलम दी हैं, या आपने वो बिल्कुल। कंबल दिया। कहने का मतलब नीडी लोगों की मदद करना जो आपकी संस्था का उद्देश्य है, और साहित्य के लिए आप समर्पित हैं। राउंड फाइव पे जाने से पहले मैडम एक दो प्रश्न थे, चूंकि जैसे उन्होंने कहा आप दिखने में भी सुंदर हैं, बुद्धिमान भी हैं, और स्माइल भी है। आपको क्या लगता है, जैसे आप एक वुमेन, क्या बोलते, वर्किंग वुमेन नहीं बोलेंगे, बिजनेसमैन वुमेन है, आपको क्या लगता है कि किसी महिला, अगर आप सफल लगा, चलो हम हमारी परिभाषा में आप सफल महिला है, सफल महिला के लिए उसको मतलब, कहने का तात्पर्य हुआ कि उसको आंतरिक रूप से मजबूत होना है या उसको बाहरी रूप से मजबूत होना है? बाहरी रूप का तात्पर्य हुआ कि उसको बहुत ज्यादा सुंदर होना जरूरी है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होना है, या उसके कार्य से ही वो पॉपुलर हो सकती है, पब्लिक के दिलों में स्थान बना सकती है? मैं एक आपका व्यक्तिगत मत जानना चाहता हूँ। देखिए विकास जी, मैं एक बात तो इसमें कहना चाहूंगी कि किसी भी सफलता का कोई चोर दरवाजा नहीं होता। और उसके लिए सिर्फ एक ही, वो कहते हैं ना कि फेलियर्स हैज मेनी रीजंस बट सक्सेस हैज ओनली वन, और वो है हार्ड वर्क। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और बहुत साफ दिल से, देखिए मेहनत करने में भी और दो चीजें फर्क हैं।
अगर आप बहुत नेक दिल से बिना किसी लाग लपेट के अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, मुझे क्या मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब इन सब चीजों को आप एक तरफ रख के जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण चीज है। आप कर्म करते चले, फल की इच्छा मत कीजिए, अच्छा अच्छा काम करिए। और दूसरी बात जो आपने बोली, कई बार ये सुंदरता ना विकास जी, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हो सकता है वो इस बात से वाकिफ मुखातिब ना हो या उनको लगे कि पूजा जी क्या कह रही हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सुंदर हैं तो अगर आप मैं कहती हूँ कि अगर आप मीडियम मीडियम में चलता है, अगर आप बहुत अच्छे सुंदर हैं तो लोगों का क्या रहता है, हाँ इसका ये काम हो गया, अच्छा सुंदर है ना। तो आप ये समझिए कि आप किसी को आंक रहे हैं कि उसकी सुंदरता की वजह से उसके सारे काम हो रहे हैं। आप ये जाके देखिए, क्योंकि किसी ने आपकी स्टोरी नहीं देखी है, आपके बारे में कोई जानता नहीं है, लोग जजमेंटल होते हैं। अगर अगर मैं 3 बजे सो रही हूँ और 6, 6:30 बजे 6:40 पे मेरी आंखें दिव्य चक्षु अपने आप खुल जा रहे हैं, अगर मैं एक दिन में हाँ, नहीं 24 घंटे काम कर रही हूँ, 24 घंटे में से मैं कहती हूँ कि 24 घंटे कम बनाए ईश्वर ने, मुझे हमेशा से शिकायत रहती है कि 24 घंटे कम है। अगर मैं एक दिन में 19 घंटे कार्य कर रही हूँ, तो वो 19 घंटे किसी को बाहर दिखाई नहीं देंगे, वो प्रयास नहीं, वो लोग कहें क्या कहते हैं कि पूजा जी तो खैर बहुत सुंदर हैं, इस वजह से भी उनके सारे काम आराम से हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी विचारधारा, मुझे खैर उससे परहेज नहीं है, जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है, क्योंकि किसी के सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है विकास जी। लेकिन जो सुंदरता वाली बात है, तो जितनी खूबसूरत महिलाएं हैं, देखिए रूही जी जुड़ी हुई हैं, अब ये भी मिसेस केन्या इंडिया बनी है, मैं बहुत साधुवाद देती हूँ उनको, वो भी एक बहुत सशक्त महिला है। हमारे साथ दमयंती दीदी जुड़ी हुई हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी हैं दोनों ही। तो क्या है, कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती की वजह से आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप हार्डवर्किंग भी हैं और आपके जो प्रयास है वो सही दिशा में है और पूरी नेक नियत के साथ है, तो कोई विश्व की ऐसी, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सके उसके लिए। सबसे बिल्कुल मैम, मैं महत्वपूर्ण। आपके आपके जवाब में अपना जवाब जोड़ता हूं कि आपके कार्य आपको सफल करेंगे, लेकिन अगर आपके पास सुंदरता है तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट है। लेकिन केवल सुंदरता के दम पे आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन अगर बिल्कुल। भगवान ने आपको ब्यूटी विद ब्रेन जिसको बोलते हैं, जैसे रूही जी हैं, अब जाहिर सी बात है, बिल्कुल आपने कहा, संजोग ऐसा है कि मैंने उनका भी साक्षात्कार किया था। और बिल्कुल जी। अभी भी मैं बताना चाहता हूँ, आपकी तरह उनकी भी इतनी पॉपुलैरिटी थी कि 35-40 लोग लगातार जुड़ते रहते हैं। और अभी भी आपके कार्यक्रम को भी 35 लोग जुड़े हुए हैं, जबकि आपके पेज से लाइव नहीं चल पा रहा है। देखिए, और आपको एक, चूंकि मैम पता क्या, रजिस्टर मेरा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मुझे टिक करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड भी मुझे संभालना पड़ा, जिससे थोड़ा सा मेरा माइंड भटक जाता है। कि मधु बधमन मैडम, जो कि एक खुद बड़ी श्रेष्ठ शायरा और गजलकारा हैं, ममता बारोट जी तो ही हैं, और देखिए कुछ और लोगों का नाम लूंगा, दीपक शुक्ला जी, डॉक्टर कुमार वर्मा जी। दीपक शुक्ला जी खुद एक शायद आपको आमंत्रित भी किए किसी कार्यक्रम में, आप आए थे, संस्थापक हैं वो काव्यांजलि के। तो कहने जी। का तात्पर्य, आपने बिल्कुल सही कहा कि योग्यता, आपका कार्य तो आपको आगे ले जाएगा। रोहित जी से सुंदर भी कोई महिला होगी, लेकिन मिसेज इंडिया कीनिया टाइटल जीतने का तात्पर्य केवल इतना ही था कि उनके पास माइंड था, उनके पास हर कंपटीशन को बीट करने की जो एक अद्भुत कला थी। क्योंकि 10,000 लोगों के बीच में आप, क्योंकि जो ताज होता है मैडम वो अकेले को मिलता है। काव्य कार्नर संस्था कोई और बना सकता है, लेकिन उस काव्य कार्नर संस्था, जो पूजा जी का जो कार्य है, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हमें कुछ थॉट। ऐसे बिल्कुल। प्रश्न लेने चाहिए जो कि बहुत छोटे, क्योंकि मैंने देखो काफी लोगों ने लिखा कि आप एक महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं। देखिए आपके संघर्ष की क्योंकि मुझे साक्षात्कार लेने का तात्पर्य यही था, क्योंकि बड़े लोगों को तो हम बुला सकते हो, लेकिन जिसका जीवन संघर्ष से आगे बढ़ा है, जो व्यक्ति के कार्य को देख के, रोहित जी थी, रोहित जी को थोड़ा, आपको थोड़ा एक ब्रीफिंग दे दूं छोटा सा। रोहित जी के माता पिता जब वो 2 साल या 2.5 साल की थी, उनके माता पिता एक्सपायर हो गए थे। तो कहने का मतलब, अगर कोई मतलब विषम परिस्थितियों से आगे बढ़ता है तो उसका जीवन बिल्कुल इंस्पिरेशनल होता है, लोगों के लिए इंस्पायर्ड करता है। तो अगर आप, क्योंकि आपको पैटर्नल नहीं, कि जैसे होता नहीं कि मैं बहुत अमीर घर की बेटी थी, राजकुमारी थी, इसलिए मैंने कोई बड़ा थोड़ी किया, मैं तो ऐसे ही कर दी। नहीं, हम लोग मिडिल क्लास से थे। अगर हमने बिना कुछ अर्न किए कुछ किया है, तो मुझे लगता है वो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, लोगों को समझना पड़ेगा। तो वैसे आपका साक्षात करने का उद्देश्य यही था कि आप संघर्षों से आगे बढ़ी हैं, क्योंकि एमबीबीएस किया, उसके बाद आप समाज सेवा कर रही हैं, संस्था चलाती हैं, और साहित्य के लिए इतना समर्पित हैं, समाज के लिए इतना है, ढेर सारी, मतलब डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव,
और मैं आपको बताऊं कि काफी ज्यादा महिला इस आपके कार्यक्रम को देख रही हैं, और सारी खुद एक योग्य और सफल महिला हैं। कोई शिक्षिका हैं, तो कोई डिग्री कॉलेज में, कोई इंटर कॉलेज में। कुसुम सिंह चंदेल दीदी हैं, आप इनको भी जानती होंगी। ये लोग सब शिक्षिका भी हैं और खुद अपना एक पटल चलाती हैं। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के बाद आपके पास वैसे भी बहुत सी कॉल आने वाली है कि पूजा जी, एक बार विकास जी से जो बात अधूरी रह गई थी वो आपसे हम फिर से जानना चाहेंगे, क्योंकि जितने लोग आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम लोग पटल संस्थापक भी हैं, जो कि आपका कार्य ऐसा है कि मुझे लगता है सब लोगों को लगता है कि ये बात 1 घंटे में पूरी नहीं हो सकती। चलिए मैडम, मेरे पास जो आपके लिए विकास जी, पूजा जी को मेरी ओर से हृदय से बधाई। बिल्कुल मैम, मैं तो आपका नाम पढ़ के बड़ा खुश होता हूँ। आप जैसे लोगों का हमें एक दिन आपका भी साक्षात्कार लेना है। बस मैं क्या करूं, मैं मेरे पास टीम बहुत लंबी है, लेकिन मैं सोचता हूँ जिनको मैं जानता हूँ, तो किसी और जब उनके होस्ट बनते हैं तो मुझे लगता है संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए जो जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ उनके कार्यक्रम में मैं खुद होस्ट रहूं। और मुझे भी मजबूरियां हैं कि मैं रोज नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैडम कुछ लोग ऐसे हैं, रामेश्वर पांडे जी, जो हमारे अखिल भारतीय काव्य मंच के ऐसे श्रोता हैं पूजा जी, जो रोज जुड़ते हैं और अपना अमूल्य समय देते हैं। मुझे बड़ा गर्व है ऐसे श्रोताओं पर। चलिए मैडम, बिल्कुल। मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो राउंड फायर होता है, जिसका जवाब लोग देना पसंद नहीं करते या उनको लगता है जवाब दे के कहीं कोई बुरा ना मान जाए, तो चलिए मेरी स्टार्टिंग होती है। चूंकि मैं, अब समाज सेवा तो आप है, लेकिन मुझे लगता है बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सहयोग के, बिना राजनीतिक पार्टी का साथ लिए समाज सेवा करना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब आप जी। किसी, जैसे होता, लोग कहते हैं जन सेवा, समाज सेवा, लेकिन जब कोई आपके पास सत्ता होती है, पावर होती है, तभी आप ज्यादा सेवा कर पाते हैं, क्योंकि तब आपके पास पावर भी होती है और आपके पास पैसे भी होते हैं। और मुझे लगता है कि आप राजनेता बन के अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है भविष्य में आप क्या देख रहे हैं, किस पार्टी में लगता है आपको कि देश को सही करने की नीति है, अगर आपको मौका मिला? क्योंकि इसके सबके जवाब, मेरे प्रश्न बेशक बड़े होंगे लेकिन आपका जवाब छोटा सा ही होगा, क्योंकि मैं बिना भूमिका बांधे प्रश्न नहीं कर पाता हूं। तो मेरा मतलब, अगर भविष्य में आपको मौका मिला तो किस पार्टी से प्रभावित होकर उस पार्टी में जाके उस पार्टी के बैनर तले आप सेवा करना चाहेंगे? देखिए ये विकास जी, जवाब मैं मुझे बता पता है पॉलिटिकल है, लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं नहीं, जानता हूं आप एक बोल्ड वुमेन हैं और आपको कोई डर नहीं, इसलिए आप जवाब देंगी। देखिए मैं किसी पार्टी या किसी भी पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं खड़ी होती हूँ। मेरे लिए महत्वपूर्ण पार्टी नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण कॉज है। आप समझ रहे हैं कि अगर जी। मुझे, अब जैसे अब यहाँ पे बात चली है इस प्रकार की, तो आप जान रहे हैं मुझे 2 साल से बहुत सारे पद ऑफर हुए, और तकरीबन हर पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, तो अनेकों बार। तो कहने का मतलब ये, उनको लगता है पॉपुलैरिटी है, अच्छा 6-7 लाख के करीब फॉलोवर हैं, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी अच्छा, एक अच्छा लोगों के साथ रैपो भी है, काम भी करती हूँ। सबसे बड़ी बात है मेहनती हूँ। तो मानवाधिकार वाले हों चाहे ये हो, काफी लोगों से मुझे इस तरह की ऑफर्स हैं। लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कोई पार्टी, मैं बहुत थी कि मैं थोड़ा सेक्युलर सोच की हूँ। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं हिंदू मुसलमान में ज्यादा विश्वास नहीं रखती। मैं एक बात मानती हूँ, दुनिया में एक ही धर्म होना चाहिए, जो है इंसानियत। इंसानियत ही अपना धर्म हो, इंसानियत से चलते जाएं बस। हमें उससे, उसके अलावा मुझे ये जो धर्म की, जात की जो पॉलिटिक्स होती है, उससे थोड़ी सी कोफ्त होती है, मतलब वो मुझे पसंद नहीं है। दूसरी चीज, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, जहां कहीं कॉज होगा, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहती हूँ, पर मेरे हाथ बंद जाते हैं, क्योंकि हर एक अच्छे काम के साथ कहीं ना कहीं अगर मैं खुद सक्षम नहीं हो पा रही हूँ, मुझे उस तरीके से मदद नहीं मिल रही है, तो मैं किस तरह से करूँ? तो उसके लिए अगर मुझे, जैसे अभी एक ऑफर हुआ और मैंने उनको हाँ भी बोला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसके पूरे जिले का मुझे अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और जल्दी ही मेरी, शायद 15 मार्च तक मेरी घोषणा हो जाए। तो वो एक ऐसा कॉज है जहां शायद मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कुछ बेहतर तरीके से, कि किसी भी पार्टी में आप रहें, अगर आप करप्ट नहीं है तो आप अपना ध्यान रखिए ना। आप दूसरों पार्टी कौन सी करप्ट है, कौन सी सही है, हर पार्टी, हर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर पार्टी में करप्शन अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने करप्ट। और पार्टी को करप्ट कौन बनाता है सर? जो लोग हैं, वही जो उसमें काम कर रहे हैं, वही तो करप्ट बनाते हैं। अगर आप एक अच्छे समाज सेवी हैं, अगर आप एक अच्छे राजनेता हैं, तो आप करप्ट अगर खुद नहीं है, तो आप यकीनन देश को एक प्रगति की तरफ ले जा सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। तो मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं मैं अच्छे कॉज के साथ खड़े होना पसंद करूँ। तो वो नहीं मेरा नहीं, शायद। आपका जवाब तो था जो भी अच्छा जवाब है, लेकिन फिर भी ये कहने से हम बच नहीं सकते ना, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किसी एक जी। पार्टी, चलो आप बचना चाहते हैं बचिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है किस पार्टी, अगर आपको मौका मिला
ऑफर सभी लोग देंगे, क्योंकि आपके लाखों फॉलोअर हैं आपके फेसबुक पेज के, आप समाज सेवा में एक अपना नाम कमा के रखी है। तो कहने का तात्पर्य यही कि आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर है? अगर आप नहीं देना चाहती आंसर तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आप किस पार्टी को लगता है आपको देश के लिए या अच्छा कार्य कौन पार्टी, क्योंकि कोई न कोई पार्टी तो आएगी ही। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो बनना ही है, हमारे आपके सोचने से नहीं होता। लेकिन कौन, जैसे होता है ना अंधों में काने राजा, अंधे तो सारे हैं लेकिन किसकी एक आंख सही है वो बताइए आप। मैं चाहूंगी कि ये स्किप किया जाए, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैं किसी पार्टी के साथ मेरा ना कुछ, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के साथ जो परेशानी है कि कांग्रेस का अपना अपना एक अब बीजेपी के पास सबसे अच्छा एसेट क्या है कि उसके पास विपक्ष है ही नहीं, है ही नहीं। विपक्ष इतना कमजोर है कि वो अपने आप ही, और जो कार्य कर रहे हैं वो सारे काम ऐसे थे जो रुके हुए थे उन्होंने कर दिए हैं। तो कहने को मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बीजेपी में करप्ट लोग नहीं है, बीजेपी में भी हैं, और कांग्रेस के पास तो खैर कुछ मैं नहीं समझती कि इस समय कुछ भी है, क्योंकि उनके पास एक व्यक्ति तक नहीं है जिसको वो एक फ्रंट खड़ा कर सकें कि हाँ जो बोलने के लिए सक्षम हो। वो पार्टी का कोई आधार अभी अभी इस समय तो नहीं है। कुछ अच्छे लोग उसे ज्वाइन करें तो कुछ बात बने, पर अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा तो चल ही रहा है। बाकी केजरीवाल साहब तो अपने दिल्ली में अच्छा कर ही रहे हैं। बाकी तो मैं एक चलिए बात मानती हूँ ये प्रश्न छोड़ता हूँ, एक लाइन का जवाब, आपका आदर्श नेता कौन है? आदर्श नेता आप पुराने में मान लीजिए, हमारे तो गांधी जी नहीं, रहे वर्तमान 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 समय में, ये फायर राउंड है, वर्तमान में बात करिए। वर्तमान में आपका कोई आदर्श नेता है या नहीं है? आदर्श नहीं कहूंगी, पर मैं प्रभावित हूँ मोदी जी से। किससे? मोदी जी के लाइफ वर्किंग स्टाइल से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह वो मुझे 3 लगता घंटे है, सोते हैं, वो थोड़ी सी मैच करती हैं कुछ कुछ चीजें, उनकी जो बातें मैं सुनती जी हूँ या जिन्हें उनको। किस चीज, अगर कुछ चीज अच्छे हैं तभी तो वो विश्व के टॉप क्लास नेता कर। रूही जी ने भी लिखा था लोग टैलेंट नहीं देखते, लेकिन नहीं, जी ऐसा नहीं है रूही जी, मानता हूं कि कई बार होता है, लेकिन अभी भी टैलेंट देखने वाले लोग हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल, उस प्रश्न मैंने किया भी था, टैलेंट। इस बात से विचलित नहीं होना है, बस ये है। बिल्कुल टैलेंट देखेंगे, लेकिन जो करो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जिसमें लगता है कि नहीं देखा जा रहा, समय फल जो है थोड़ा विलंब मिलता है। चलिए, जी आप कर्म पे भरोसा करती है भाग्य पर? कर्म पर, 100% कर्म पर, भाग्य पर नहीं। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लोग हमेशा महिलाएं बचना चाहती हैं, प्यार को लेकर विकास आपको जी, क्या? विकास जी, हाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहा है कि भाग्य तो उनका भी होता है जिनकी उंगलियां नहीं होती, जिनकी हथेलियां नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कर्म पे क्योंकि विश्वास रख। बिल्कुल, आपने, मुझे भी एक याद आ गया, मैं प्रसंग शेयर कर दूं, सारे विद्वान लोग हैं उसमें ऐसे ही था कि कर्म, मतलब कर्म ही महान है, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि कर्म, कहावत है, लोग कहते हैं मेरा कर्म लिखा गया, बिल्कुल नहीं। कर्म जो है भाग के अनुसार, कर्म के अनुसार भाग हमेशा बदलता रहता है। उसका बहुत बिल्कुल सारा उदाहरण भी है, वो तो अभी मौका नहीं बताने का। चलिए, मेरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो उस पर लोग बचना चाहते हैं, लेकिन वो पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप श्रृंगार की कवित्री हैं, और मुझे पता है कि मैं प्रदीप जी से भी मिला हूँ, एक ऐसे पति जो हमेशा केवल पति नहीं, एक दोस्त की तरह हैं। प्यार के बारे में आप, बस ज्यादा नहीं, एक लाइन में आप प्यार को परिभाषित करिए। प्यार, मतलब प्यार के बारे में आप कोई राय, प्यार मैं कैसा एक हो? मैं एक शब्द में करूंगी, समर्पण। जी जी, समर्पण, मत चक्कर मत पड़ो। समर्पण, समर्पण। समर्पण, समर्पण, प्यार या सम हाँ समर्पण भी, और उसका मतलब या तो त्याग और बलिदान, मतलब केवल पाना ही प्यार नहीं होता, खोना भी प्यार होता है। अगर आप सच्चा प्यार है, मुझे लगता है केवल समर्पण ही करो आप, केवल हमेशा लाभ के बारे में ना हो। बिल्कुल। बिल्कुल। और आप, जैसे आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, वो मैं दरअसल मैंने नोट करके रखा था, मुझे अभी इतनी जल्दीबाजी में कर नहीं पाया। आपकी जो प्रिय पुस्तक, जो आपको लगता है जनता ने उसको बहुत प्यार किया, वो कौन सी पुस्तक? कई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं, कौन सी पुस्तक है जिसने आपको प्रसिद्धि ज्यादा दिलाई? देखिए सर, वैसे तो मेरी 3 तो मेडिकल की हुई हैं और 3 ही मेरी वैसी वाली हुई हैं पोइट्री की। पर मैं मानती हूँ कि मूक चीखें एक ऐसी पुस्तक है जो मेरे दिल के भी करीब है, और कहीं ना कहीं वो लोगों को भी पसंद आई। जी मैम, अभी देखिए अनीस अहमद जी जुड़े थे, वो भी एक बड़े शायर हैं। कुसुम सिंह जी चंदेल, बहुत सुंदर विचार, कई सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए। मैं तो कह रहा हूँ मुझे कोई दूसरा कमेंट करने वाला होता तो अच्छा लगता। एक दो मैडम और, आपकी एक लाइन में परिवार की परिभाषा। सपोर्ट, सपोर्ट सबसे जी बड़ा सपोर्ट, अगर आपके पास सबसे बड़ा सपोर्ट जो है, अगर परिवार नहीं है, परिवार अगर मुझे एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो है सबसे बड़ा सपोर्ट। कि जी, आप अगर सॉरी। कब सपोर्ट, अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं खड़ा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बिल्कुल, मुझे ताकत लगता है आप। अगर अगर आप शादीशुदा हैं, क्योंकि शादी पहले तो आप माता पिता का सपोर्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है अगर एक
शादीशुदा महिला है उसके लिए पति का साथ होना, सपोर्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप एक बिजनेस वोमेन महिला हैं, या आपकी इतनी जान पहचान है, आप हमेशा समाज के लिए बाहर जाती, मुझे लगता है पति का अगर साथ ना होता तो शायद आपके लिए मुश्किल होता। विकास जी, दो ही चीजें हैं। जब तक लड़की की शादी नहीं होती, जो उसके पहले पंख होते हैं वो उसका पिता उसे देता है। वो उस पर उतना भरोसा करे। जैसे मैं 12वीं करते ही घर से बाहर थी। मैं देहरादून रही, मैं चेन्नई रही, मैं सारे पूरे देश भर में मैंने अलग अलग स्टेट्स, मेरे अंबाला रही 4 साल, 3 साल देहरादून रही। तो बहुत सारी स्टेट्स में कॉन्फ्रेंसेस, कभी चंडीगढ़, आज मुंबई, आज कर्नाटक, कभी कहीं कभी कहीं। तो मैं, अगर मेरे पिता ने मुझे वो पंख नहीं दिए होते, फिर 12 साल पहले जब मुझे प्रदीप जी मिले, तो उन्हीं पंखों को एक विस्तार दिया प्रदीप जी ने। तो किसी भी महिला के लिए मैं कहूंगी, जो महिला कुछ काम करना चाह रही है, उसके लिए दो ही व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो एक उसका पति, एक उसका पिता। पहले पंख उसके पिता उसे प्रदान करते हैं, जो मेरे पिता ने मुझे हमेशा दिए, और वो प्रेरणा भी दी कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। दूसरा मेरे पति प्रदीप सिंह, उन्होंने हमेशा हर मोड़ पे, आज भी उनके लिए भी प्राथमिकता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी इच्छा क्या है, वो उनकी प्राथमिकता है। बिल्कुल, जैसे मोस्टली ऐसा होता है मैडम कि मतलब पति जो कुछ बढ़ना चाहते हैं तो पत्नियां साथ देती हैं, लेकिन बहुधा की महिलाओं को, खास करके पति, जब महिला आगे बढ़ना चाहती है तो कई बार पति लोग वो सपोर्ट नहीं करते। तो मुझे लगता है अगर कोई महिला आगे बढ़ी है किसी भी क्षेत्र में, मुझे लगता है अगर वो शादीशुदा है तो उसके पति का विशेष योगदान रहा है। तो आप एक लाइन में आप अपनी सफलता का श्रेय, क्योंकि कई लोगों को आप देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा किसको देना चाहेंगे? प्रदीप। क्योंकि देखिए, मैं कह रहा माता पिता का रोल, इसमें कोई ये सोचे कि नहीं इसका जवाब एक अक्षर में नहीं हो सकता, नहीं, माता पिता का रोल अपना था। लेकिन आप जब बेटी थी तो शायद इतनी पॉपुलर नहीं थी, इतनी बड़ी मतलब आपकी जो उपलब्धियां हैं ज्यादा कार्य नहीं था। लेकिन जब मुझे लगता है जब आप शादीशुदा हुई उसके बाद जो आपने कार्य किया उसमें तो पति का सहयोग था। तो इसका मतलब जी, आप पूरा श्रेय प्रदीप जी को देना चाहेंगी। ये कि ऑन माता स्क्रीन बोलना इसलिए पिता, जरूरी है क्योंकि माता पिता ने नींव रखी, और उस पौधे को जो एक वृक्ष का रूप दिया, वो प्रदीप ने दिया। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर रूपा श्रीवास्तव लिख रही हैं, सबको सुधारने से बेहतर है खुद को सुधारें। आप बाद में, आपको समय मिलेगा, आप जरूर कमेंट पढ़िएगा। और देखिए, कुछ बिल्कुल। लोगों ने बोला कि सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्रहित है। इसमें दीपक शुक्ला, चिराग जी और अंजनी जी और ऐसे कई लोगों ने ये बात बोली। बिल्कुल सही बात है सर, अगर राष्ट्र रहेगा, आप देखिए ना अभी दो घटनाएं हैं कि लोग कहते हैं ना, तालिबान एक छोटा सा राष्ट्र है, अफगानिस्तान इतना बड़ा था लेकिन तालिबान ने कब्जा कर लिया। कहने का मतलब कि अगर आपका राष्ट्राध्यक्ष पावरफुल नहीं है, उसके अंदर कोई विजन नहीं है, तो जाहिर सी बात है खतरा होगा। जैसे अभी भी है, अभी जो यूक्रेन और रूस का है उसमें यही है, यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो एक कॉमेडियन है, और जी, रूस के जो प्रधान राष्ट्रपति जी हैं वो क्या है आपको पता है, व्लादिमीर पुतिन जी खुद एक ब्लैक बेल्ट, पता नहीं कितने बेल्ट वो प्राप्त किए हैं, एक अच्छा सेना सैनिक थे। कहने का मतलब, तो कहने का जी, मतलब जब जैसे मोदी जी है, मोदी जी के अंदर कुछ भी वो लोग उनके ऊपर इल्जाम लगाए, लेकिन वो राष्ट्राध्यक्ष इतने सशक्त हैं कि विपक्षी आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करते। तो कहने का मतलब बिल्कुल कुछ लोगों ने जवाब दिया, दुविधा में डाल दिया विकास जी। राजपाल यादव जी ने बीजेपी के प्रश्न पे कहना चाहते हैं कि आपको दुविधा में डाल दिया। चलिए, मुझे लगता है काफी लंबा चल रहा था, एक दो प्रश्न और हैं जो मुझे लगता है जरूरी हैं। आप जब जी। कभी उदास होते हैं, क्योंकि भले लोगों ने कहा दिव्य मुस्कुराहट है, लेकिन लाइफ में 300 दिन तो ऐसा नहीं होता, या चलो 300 दिन, 365 दिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपको भी परेशानियां होती हैं लाइफ में। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी बातों से आप इरिटेट होते होंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब, आप जब आप डिप्रेस डिप्रेस नहीं बोलूंगा, जब आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो क्या करके आप अपने मन को शांति देते हैं? सच बताऊं तो मेरी गुड़िया है, और जब भी वो मेरे पास होती है, मैं ये अपने अंदर से एक मोटिवेशन लाना, उसको देख के ही सोचती हूँ कि जीवन में बहुत सारी खूबसूरत चीजें भी हैं। और कोई बात नहीं, मुझे मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है। एक मेरा सेल्फ मोटिवेशन बहुत हाई रहता है विकास जी, कि मुझे ये लगता है कि कोई भी चीज जो मुझे, तो जब आप अच्छा कर रहे होते हैं तो लाखों लोग आपको मिलते हैं जो आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी एक गति को बाधित करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो बाधित करने की कोशिश करते हैं तो आप परेशान हो। जैसे मैं एक बहुत भावुक महिला हूँ, मैं आपको सच बताऊं तो मैं एक बहुत बहुत ज्यादा भावुकता से परिपूर्ण व्यक्तित्व है मेरा, कि मैं बहुत जल्दी से रो पड़ती हूँ, या बहुत जल्दी से परेशान हो जाती हूँ, व्यथित हो जाती हूँ। लेकिन उस वक्त मेरा सेल्फ मोटिवेशन ही मुझे बहुत एकदम से सुकून देता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे, तुम हार नहीं मान सकते।
पूजा। तुमने जीवन में हर तरह का फेस देखा है, तुमने इसने इतना वर्ष जहाँ आप इतने सारे संघर्षों से पार करके तुम आई हो, जब तब हार नहीं मानी तो अब नहीं, अब नहीं, अभी भी नहीं, कभी भी नहीं, तुम हार नहीं मान सकती हो। तो वो एक चीज है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन हो जाता है। बाकी परिवार, प्रदीप जी हैं या कायरा मेरी गुड़िया है, तो जब भी वो साथ में होते हैं तो फिर मैं फिर से एकदम रिवाइव हो जाती हूँ। बिल्कुल। देखिए पूजा मैडम, आज अखिल से वो श्रोता जुड़े हैं जो मोस्टली कम जुड़ पाते हैं। देखिए प्रिया सिंह, प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम जी हैं, और जो कि मैंने आज बैनर शेयर किया, बहुत समय नहीं मिलता इनको भी। आपकी तरह एक छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, बहुत शिक्षिका है लेकिन बड़ी परेशान रहती हैं कि मैं संस्थापक की धर्मपत्नी उपमा द्विवेदी जी, पोटस नेहा सोनी जी, कई सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन एक श्रोता गिरधारी खंडेलवाल जी ने लिखा था, जो कि बड़े मन संचालक है, उन्होंने लिखा है, आपको बाद में आप देखिएगा कि पूजा जी जो जवाब दे रही है एक मजे हुए राजनेता की तरह। मतलब जो आपने मेरे प्रश्न को थोड़ा डायरेक्ट ना बोल के बीजेपी या कोई पार्टी का नाम नहीं लिया, तो उन्होंने बोला कि अब आप परफेक्ट नेता हो गए, क्योंकि नेता भी डायरेक्ट जवाब नहीं देते, थोड़ा घुमाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा मोदी जी का नाम लेके तो आपने कह ही दिया कि आप बीजेपी में ही जाएंगे। तो उनका जवाब तो 2-3 श्रोताओं ने लिखा ही था सर का, कि चूंकि राष्ट्र हित में वही पार्टी है, सबकी अपनी अपना राष्ट्र परिभाषा अलग हो सकती है, लेकिन जो आज की राष्ट्र की परिभाषा है वो यही है कि राष्ट्र के लिए ज्यादा अच्छा मोदी जी सोचते हैं। जो राष्ट्र भक्त लोग हैं वो बीजेपी में जाना चाहते हैं। चलिए, राजनीतिक इंटरव्यू तो बिल्कुल नहीं है। आपका प्रिय भोजन, बस 2-3 और प्रश्न है, क्योंकि 1 घंटे का हमारा कार्यक्रम था। प्रिय भोजन, क्योंकि ये क्या बोलते फायर राउंड होता है, ये सुनने में, पूछने में, जवाब देने में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा प्रिय भोजन आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सादा सादा खाना। अगर अगर मैं घर की पुदीने वाली चटनी के साथ नमक की रोटी खाऊं तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आ, एक अभी पता क्यों मैं ये प्रश्न मैंने कहाँ से लिखा, हमारे यहाँ साक्षात्कार होता था, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को आप जानते होंगे, जो पूर्व निदेशक जी थे जी। हाँ। आकाशवाणी। उनका साक्षात्कार पहली बार हमारी डॉक्टर दर्शनी प्रिया जी ने ली, जो जेएनयू की प्रोफेसर हैं। तो पहला साक्षात्कार, मतलब उससे पहले साक्षात्कार कई भी मैंने किए थे, लेकिन पहली बार, उससे पहले हम नाना प्रश्न पूछते थे, लेकिन जब दर्शनी प्रिया जी को हमने एंकर के रूप में बुलाया लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का, तो उन्होंने फायर राउंड किया और वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। तब से मैंने सोचा कि मैं जिसका साक्षात्कार लूंगा मैं फायर राउंड जरूर रखूंगा, और ये मेरी अपनी सोच थी। रूही सिंह जी के साथ भी मैंने काफी फायर राउंड किया था और उन्होंने भी सारे जवाब दिए थे। पर राजनीतिक जवाब देने में उन्होंने भी कहा था कि विकास जी, राजनीतिक जवाब मैं नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि बात बिल्कुल सही होती है कि कुछ लोग उसको गलत समझते हैं। और आजकल जो राजनीति चल रही है पूजा मैडम, उसमें यही है कि अगर मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं तो मुझे कांग्रेस वालों को गाली देने में कोई संकोच नहीं। मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं आपने जो बोला कि आप किसी पार्टी विचारधारा से नहीं, आप इंसानियत की बात करिए, किसी धर्म जात की बात मत करिए, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन लोग मानते नहीं है, लोग लड़ते रहते हैं। पोइटस ने वैसे बहुत अच्छे प्रश्नों का चयन किया आपने। चलिए, मेरी भी तारीफ हो गई। आपकी हॉबी मैम, आपकी हॉबी। हॉबी सर, आप तो जानते हैं साहित्यकार है, लिखना अपनी हॉबी है। जी बिल्कुल। जी। प्रश्नों अभी भी संतोष साहब बहुत ज्यादा, अभी पता है मैडम, आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी भी 30 लोग लाइव देख रहे हैं। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम हो चुका है और जी। मुझे पता है, ये देखिए क्या होता है, ये जो 30 लोग हैं ये शुरू से नहीं है। पहले 30 लोग दूसरे आए, फिर वो 10 मिनट बाद चले गए, फिर दूसरे 30 आए। कहने का मतलब 1 घंटे में 30-30 करके मांग चलिए कि कम से कम 7 शिफ्ट में लोग आए। मतलब मांग चलिए मोटा मोटा, मुझे लगता है कम से कम 500 से 600 लोग हमारे इस लाइव को देखे होंगे। और हमारी टीम, आपकी टीम भी होगी, तो जो लोग इतना शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम बहुत लोगों तक जाएगा। और काफी लोगों ने ये बात की तारीफ की है कि एक वो बहुत तो ही सफल कुछ और लोग हुआ ना सार्थक। विकास जी, थोड़ा सा विलंब हो गया कार्यक्रम में 20 मिनट का, अन्यथा मुझे उम्मीद थी कि काफी अच्छे लोग और भी ज्यादा जी जी जुड़। बिल्कुल मैम, वो दरअसल मैं अपने श्रोताओं से एक बार पुनः क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं आज एक ऑफलाइन कार्यक्रम में आईटीओ गया था। बहुत कोई बात। कोशिश किया, वहां से 5 बजे निकला, लेकिन मेरा जहाँ घर है, मैं जहाँ रहता हूँ, वो ऐसी जगह पे है कि कितना भी ऑटो बुक कर लो, लेकिन मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी को कवर करने में, ई रिक्शा में बैठने में मुझे कम से कम 25 मिनट लग गए। क्योंकि कारण क्या है, ट्रैफिक, सड़क वो छोटी होती है मैडम। मतलब उसके लिए मैं अपने सभी श्रोताओं से क्षमा मांगता हूँ। बिल्कुल, हमने ममता मैडम को बोला, मैडम डाल दीजिए एक नोटिस, क्योंकि अखिल के मैडम जो श्रोता है ना, वो एकदम 7 बजे अपने कार्यक्रम पे मतलब आ जाते हैं। मैं तो उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसे श्रोता हैं। जी। चलिए, 1-2 प्रश्न और बच रहा है, उसके बाद हम लोग अपनी बात को, कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। चूंकि जी। मुझे लगता है प्रेम एक ऐसा प्रश्न है, चूंकि आप एक महिला हैं और जी। उसका जवाब आपसे जरूर लेना चाहिए। जो लड़कियां आजकल, ये उनको लगता है कि वो अपने माता पिता से संघर्ष, लड़ाई करती है कि नहीं, मैंने उससे प्यार किया है। आपको क्या संदेश देना चाहेंगी लड़कियों के लिए कि लव मैरिज का आप सपोर्ट करती हैं? आपको लगता है लव मैरिज, आपकी निगाह में कौन सी शादी ज्यादा अच्छी है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? या अगर लव मैरिज करना चाहते हैं उसमें क्या ध्यान रखें, अगर अरेंज मैरिज करना है तो क्या ध्यान रखें?
देखिए मैं क्योंकि किसी भी आप एक ऐसी महिला है कि आपकी बात लोग मानेंगे, इसलिए आप निष्पक्ष राय रखिए। कोई जरूरी नहीं सब लोग माने, लेकिन आपको इस पे अपनी ओपन विचार रखने का आपको पूरा हक है, क्योंकि आप एक समाज सेविका हैं। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी विकास जी, कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी ये बात लागू होती है। क्योंकि हम सारी जो हिदायतें हैं वो लड़कियों के लिए नहीं होनी चाहिए। हिदायत लड़कों के लिए भी है कि आप सही व्यक्ति का चयन कीजिए। उससे कोई मतलब नहीं है कि वो आप उससे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, या आप अरेंज मैरिज है लव मैरिज है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लव मैरिज भी है तो लव मैरिज में भी एक होता है, लोग कहते हैं कि वो लोग भाग गए या इस तरह से मर्जी के खिलाफ उन्होंने शादी कर ली माता पिता की। वो चीज को मैं थोड़ा गलत मानती हूँ। अगर आप, मैंने पहले ही बोला, प्रेम समर्पण है। अगर आपका समर्पण इतना उच्च कोटि का है, अगर आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, तो आप सालों साल या कहूं पूरी उम्रता उम्र उस इंसान का इंतजार कर सकते हैं बिना शादी किए। और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, कोई ना कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि जब माँ बाप भी आपका भला ही चाहते हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, वो खुद आपसे कहेंगे कि यार इतना समर्पण है, इतना प्रेम है, तो चलिए हम ही आपकी शादी करा देते हैं। उसके लिए उनको एक, आप देखिए प्रेम इधर भी है ना, माता पिता से भी तो प्रेम है। अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं, वो उसकी अपनी एक महत्व है, और माता पिता से प्रेम का अपना एक महत्व है। तो आप कभी भी एक प्रेम के लिए दूसरे प्रेम को उदास नहीं कर सकते। आप माता पिता ने जो आपके लिए इतनी रातें जागी हैं, आप उनको परेशान नहीं कर सकते। तो आप उनके लिए, क्या होगा कि अगर माता पिता नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, अगर वो आपकी बात को कह रहे हैं कि नहीं, ये आपका डिसीजन गलत है, तो आप उनकी बात सुने कि उनके पीछे आधार क्या, उनको मनाने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि आपकी पसंद ठीक है, किसी जाति या धर्म की वजह से वो आपको रोक रहे हैं या किसी और बाधा की वजह से रोक रहे हैं, तो उनकी बात सुने। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप किसी और के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं ऐसे ही, तो आप ऐसे ही रहें, आप उनके लिए समर्पित रहें, आप उन्हें मनाने का निरंतर प्रयास करते रहें। और आप ये यकीन मानिए कि प्रेम के आगे हर कोई झुका है। तो अगर आपका प्रेम इतना सच्चा है, सब कुछ है, तो आपको प्रेम जरूर प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप उसको लेके भाग जा रहे हैं, आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं, तो वो उसका मैं खंडन करती हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल पूजा मैम, थोड़ा सा बीच में मुझे एक बात शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो प्रश्न पूछे कुछ श्रोताओं को अच्छा नहीं लगा, तो एक दो लोगों ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा कि मेरा एक सुझाव है कि इसको राजनीतिक बातें न रखें। एक दो लोगों ने बोला कि लगता है केवल बीजेपी की बात की जा रही। मुझे लगता है कुछ श्रोताओं को वो प्रश्न अच्छा नहीं लगा। तो पहले तो मैं श्रोताओं से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि होस्ट मैं ही था, प्रश्न तो मैंने पूछा। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि हम भी खुद ही किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। लेकिन जब आप इस देश देखिए में हैं, देश के नागरिक हैं। मैं आपकी तरफ से एक बात बोलना चाहती हूँ विकास जी, कि हम सब साहित्यकार हैं। मैं अपने श्रोताओं को एक बात बताना चाहूंगी कि हम सब साहित्यकार हैं। और साहित्यकार, मैंने क्यों उस बात को आनाकानी किया कि साहित्यकार कभी किसी पार्टी का नहीं होता, कभी किसी का नहीं होता। वो सिर्फ एक विचारधारा के साथ चल सकता है, क्योंकि जो उसका मत होता है, कवि का मत होता है, साहित्यकार का मत होता है, हमेशा निष्पक्ष होता है। उसको जहां गलत लगेगा, जहां गड़बड़ लगेगी, वो उसके लिए बोलेगा। बीजेपी में मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किसी बीजेपी के साथ, मैंने पहले ही बोला ना, मैं आपके साथ हूँ ना, मैं बीजेपी के साथ हूँ ना, मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि मैं कवि हूँ या मैं एक साहित्यकार हूँ, और सच्चा साहित्यकार वही होगा जो कभी किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष को महत्व ना देकर विचारधारा को महत्व दे। आप जो जैसे अभियान है कोई, या कोई अच्छा काम है, जैसे स्वच्छ भारत एक अभियान है कि हम स्वच्छता की, देश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम बेटी बचाओ में बेटियों के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें जो कॉज है, उस कॉज को महत्व दे। पार्टी वार्टी कुछ मतलब नहीं है उस चीज का, पार्टी से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा से, मुझे चुनाव के लिए बोला गया, मुझे बड़े बड़े पद ऑफर हुए, राष्ट्रीय लेवल के भी हुए, तो मैंने वो मना किए खारिज से, बिल्कुल बिल्कुल सरासर मना किए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक कवि हूँ और लेखक हूँ, और लेखक कभी किसी पार्टी का नहीं होता। वो सिर्फ एक सही चीज, क्योंकि साहित्य में इतनी ताकत है विकास जी कि वो समाज को किसी कोई भी दिशा देने का हिम्मत रखता है। कलम में इतनी ताकत है। तो अगर अगर कलम ही किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिक्स में किसी भी पार्टी की हो जाएगी, यानी बिक जाएगी, तो वो फिर साहित्य साहित्य रह ही नहीं जाएगा।
इसी वजह से कभी कभी किसी साहित्यकार को या कवि को किसी एक पार्टी का होना ही नहीं चाहिए। विचारधारा के साथ सहमत होना अच्छी बात, जैसे मैंने कहा मोदी जी की कुछ कुछ चीजें मुझे अच्छी लगती हैं उनकी बिल्कुल। उनकी मैंने इसीलिए इस प्रसंग को छेड़ा कि मतलब उन लोगों को मुझे, क्योंकि आप, मैंने मैसेज है कुछ नहीं टिक किए, कुछ ही आपको दिखे होंगे, तो मुझे लगा वो हमें शेयर कर देना चाहिए, किसी गलत फहमी ना हो, क्योंकि हमारे श्रोता को ये ना लगे कि राजनीतिक, बिल्कुल साक्षात्कार एक समाज को प्रेरणा देने के लिए था, एक समाज सेविका से था। आपके परिचय में कहीं भी कोई राजनीतिक बात लिखी भी नहीं गई थी। आपका परिचय जो था, आपने जो अपना परिचय दिया भी था, या जो परिचय मैंने भी पब्लिक में शेयर किया, उसमें आप एक समाज सेविका, एक मेडिकल प्रोफेशनल, एक कवित्री, एक लेखिका ही थी। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े, उनको बताना चाहता हूं, आपके मेरे जुड़ने से कुछ नहीं होता ना, आपको किसी एक पार्टी के साथ तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, 100% वोट में 70% लोग चुन लिए जाएंगे, प्रधानमंत्री तो चुना जाएगा, आप वोट करो ना करो। तो आपको क्या है, चुनना है तो आप जो सबसे बेटर में से सबसे बेटर हो उसी को चुन लो ना। ये कह देने से कि मैं तो चुनाव का वोट देता ही नहीं, सारे नेता बेकार हैं, ये कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं उन नहीं सभी नहीं, श्रोताओं से वो क्षमा देखिए मांगता विकास हूं। जी, उसमें भी एक बात है कि वो पर्सनल एजेंडा है, वो एक पर्सनल बात है, वो एक अपना व्यक्तिगत राय हो सकती है, वो जी जी, कोई तो नहीं इसलिए मुझे लगा कि साहित्य सेवा आपकी नजर में क्या है। चलिए, हमारे संस्थापक जी का प्रश्न है, उसका जवाब तो आपको देना है, उसके बाद अपने कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी भी 35 लोग जुड़े हैं। लेकिन ये संस्थापक जी हैं जो इस पटल के लिए इतने समर्पित हैं, और पहली जी बार हाँ वही जी। आपको, जी, वो पहली बार आपको स्पेस से वो जोड़े थे। उनका प्रश्न है कि आपकी निगाह में साहित्य सेवा क्या है। देखिए साहित्य, साहित्य का ही मतलब होता है सबका हित। और साहित्य का मतलब जैसे जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि जब आप लोगों के हित के लिए लिखते हैं, ज्वलंत मुद्दों के बारे में लिखते हैं, या जैसे ज्वलंत मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे नारी नारी सशक्तिकरण हो सकता है, या समाज को एक दिशा देने वाले काम हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो जो साहित सबका हित वाला बात है, जब आप दिशा देने की बात करते हैं, किसी न किसी मुद्दों को लेके लिखते हैं या बहुत सारी दिशा देते हैं, तो वो मेरे हिसाब से क्या है, सबका हित है। कहीं ना कहीं समाज के लिए समर्पित, समाज को ही लेके जो आपके पास है उसको समाज को ही आप अर्पण कर रहे हैं, तो वो साहित्य है। बिल्कुल। मैं, हमारे प्रश्न से काफी लोगों के मन में चल ही रहा था सारे कुछ, लेकिन चलिए वो सब चलता रहता, जो आपने कहा ज्यादा थोड़ी देर के लिए बात होती, क्योंकि इतने लोग जुड़े हैं तो बीच बीच में कोई ऐसी बातें आ जाती हैं लोगों को। लेकिन चलिए, चूंकि कार्यक्रम काफी अच्छा रहा, काफी बातें निकल के आई, कुछ एक दो पंक्तियां जो आपके व्यक्तित्व से दर्शाती हैं मैं भी वो पढ़ दूं, क्योंकि वो, चूंकि सारे साहित्यकार, देखिए कुसुमेश सर जुड़े थे, बहुत बड़े लखनऊ के गजलकार और शायर हैं। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था कि नॉट एक्सपेक्टेड, क्या लिखा था, राजनीतिक, मैसेज बहुत ऊपर चला गया, क्योंकि मुझे उन्होंने यही लिखा था, मतलब उनका जो हिंदी का मतलब यही था कि राजनीतिक बात बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। बिल्कुल सर, राजनीति की बात तो बिल्कुल हम लोग नहीं करते। पूजा मैडम, आपको समय मिलेगा, आप जरूर देखिएगा, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट हैं, कुछ प्रश्न आपका डायरेक्ट उत्तर दे दीजिएगा, क्योंकि संभव नहीं था सारे प्रश्न को टिक कर पाना। चलिए, मैं, आपका जो व्यक्तित्व है, संघर्षों से आप उभर के आए हैं, क्योंकि लोहा यही कहता है कि किसी ने पूछा उससे कि कैसे, मतलब आप, तो यही तो मतलब कहता था, लोहा जो से जो मंदिर में पत्थर पड़े होते हैं वो पत्थर ही रहते हैं, लेकिन जब उसको तराश के उस पर चोट कर दी जाती है, तो वही पत्थर जो है बाद में भगवान का रूप करते हैं। कहने का मतलब, जो आदमी संघर्ष करके आगे बढ़ता है उसी का जीवन अनुकरणीय होता है लोगों के लिए। तो कुछ कर, किसी शायर ने कहा है, मेरी पंक्तियां तो नहीं है, कुछ कर गुजरने की चाहत हो जिनमें, वही मुश्किलों को मात दिया करते हैं। जिनमें कुछ कर गुजरने की चाहत हो, वही मुश्किलों को मात दिया करते हैं। चूंकि कार्यक्रम बंद करने का दिल नहीं करता। मुनव्वर राणा, देखो सर ने लिखा, मुनव्वर राणा जी पर क्या कहना चाहेंगे। मुझे लगता है फिर से पॉलिटिकल हो जाएगा सर, लेकिन ऐसे प्रश्न ना लीजिए, अंजलि, क्योंकि अंजलि मुनव्वर जी राणा, अगर, नहीं नहीं नहीं, अगर अंजनी जी संस्थापक हैं, उन्होंने कोई प्रश्न किया है, देखिए अंजनी जी, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, किसी पे भी कटाक्ष करना या किसी के बारे में मैं क्या समझती हूँ क्या नहीं, वो मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है। क्योंकि मुनव्वर राणा जी साहित्यकार हैं नहीं है, वो देश हित के लिए बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, समाज हित की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें, मेरे ख्याल में हम लोगों को इस बात पे ज्यादा विशेष ध्यान, क्योंकि कुछ चीजें हमें पता है समाज में गलत हो रही हैं और कुछ लोग उसे गलत कर रहे हैं, हालांकि उसके बारे में बात उठाना अच्छी बात है, लेकिन कई बारी ये मसले बहुत बहुत पेचीदा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई और क्या कर रहा है, अगर अगर हम उसका विश्लेषण करने जाएं और उसके बारे में बात करें बहुत ज्यादा ज्यादा, तो कहीं थोड़ा सा हम एक स्टेप वाली बात होती है कि हम पीछे हट रहे हैं अपने मुद्दों से। अगर कोई 10 असामाजिक तत्व हैं समाज में,
और हम अपने आप को एक सामाजिक तत्व कह रहे हैं, तो हम शांति की बात करें, हम अमन की बात करें, हम प्यार की बात करें, हम नेह की बात करें, हम उन्नति की बात करें, हम देश हित की बात करें, हम राष्ट्र हित की बात करें, वो ज्यादा अच्छा है। रादर देन एक वो नेगेटिविटी वाले जो चीजें हैं, नेगेटिव लोगों के बारे में बात करना हमें अवॉइड करना चाहिए किसी भी विषय में। ये मुनव्वर राणा के लिए नहीं है, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। कोई भी व्यक्ति अगर गलत कर रहा है, तो आप अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आप समाज में कुछ अच्छी चीजें करें। और जो बुराई है ना, वो अच्छाई से ही जीती जा सकती है। मेरा कहने का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है। देखिए, एक आपके शुभचिंतक हैं दीपू पांडे जी लिख रहे हैं, बिल्कुल मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और अंजनी सर तो बोल ही रहे हैं, सही बात है। लेकिन आपने, आपकी बातों से मुझे एक बात कहनी पड़ेगी ऑनलाइन, कि कुमार विश्वास जी जब उनका इंटरव्यू होता है, तो बिल्कुल वो कहते हैं कि आजकल के कवियों को राष्ट्रपति पुरस्कार, पता नहीं क्या क्या पुरस्कार मिलता है, मुझे तो किसी एमसीडी वालों ने भी नहीं दिया है। तो कहने का हाँ, मतलब इसलिए वो ये बात कहते हैं, क्योंकि बात सही है कि वो हमेशा किसी को छोड़ते नहीं है। कभी वो मोदी जी की, जैसे आपने बोला, बिल्कुल साहित्य समाज का दर्पण है। और साहित्यकार तो ऐसे ही है, दिनकर जैसा आदमी जो लोकसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री को कुछ बोल दे, वो कवि के अंदर ही वो क्षमता है। आपने बिल्कुल सही बिल्कुल। कहा कि जो सच्चे कवि होंगे वो अवार्ड की चिंता नहीं करते। हाँ, मुनव्वर राणा जी जो भी होगा जो करे, आप किसी कवि के बारे में उनका सबका अपना अपना राय हो सकती है, अंजलि जी लेकिन ने जो कहा, आजकल लोग, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, यही प्रश्न का उत्तर मैं सुनना चाहता था। बहुत आभार जी जी अंजलि जी, बहुत जी, शुक्रिया। तो चूंकि मैडम बिल्कुल बातें तो बहुत सारी थी, बिल्कुल खत्म ही नहीं होता, लेकिन चूंकि क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि अभी भी बंद करने का मन तो नहीं करता। 35 लोग हमारे इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा है। 10 मिनट हमारा कार्यक्रम लेट शुरू हुआ था, इसलिए हम लोगों ने इसको 8:30 तक ले गए। लेकिन अब चूंकि अपने श्रोताओं के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हम लोग किसी विषय पे बात कर ले, बहस कर लें, लेकिन रिश्ते कभी खराब मत करें, क्योंकि अगर एक बार रिश्ते गायब हो गए ना, तो गूगल पे भी ढूंढने से नहीं मिलते हैं। इसलिए आप लोग रिश्ते खराब मत करिए। राजनीति पार्टी, बिल्कुल आपने कहा, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई बात नहीं, इंसानियत ही धर्म होना। देखो, जिशान कुरैशी जी ने लिखा, आपके कार्य के लिए आपको 100% मार्क्स देना चाहिए। ये भी बड़े साहित्य प्रेमी हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम करवाते हैं। और साहित्य हमारे पटल से, तो मेरे पटल से क्या है, हमेशा साहित्य के लिए हर पटलों पे जाते हैं, आपके हमेशा कार्यक्रमों में जाते होंगे। गोविंद गुप्ता जी जुड़े थे, बहुत सारे लोग जुड़े थे। अब मैं एक मुक्तक पढ़ के, जो कि जो उन्होंने कहा था, आपकी दिव्य मुस्कुराहट, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि महज मुस्कान से ही सारी थकावट दूर करते हैं। क्योंकि मैं थका हुआ आया, और आप भी किसी कार्यक्रम में बिजी थे, लेकिन आए, और ये कार्यक्रम 1 घंटे हम लोगों ने बात किया, जैसे लग रहा नहीं, मेरे अंदर तो अभी भी वही ऊर्जा है। जैसे मैं 7:10 पे जो एनर्जी मेरे पास थी वही थी। उसका कारण यही था क्योंकि आपका जवाब एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, और कठिन से कठिन प्रश्नों को भी आपने बड़ी आसानी से मुस्कुराहट के, मुझे अभी भी याद आता है रजत शर्मा जी का मैं देखता हूँ इंडिया टीवी, उसमें वही है कि कितने तीखे प्रश्नों को हंस के पूछ लेते हैं और कोई बुरा नहीं मानता। और मैं देखता हूँ और चैनलों पे पूरा मारपीट हो जाती है, एक प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता पे मारपीट करके चले जाते हैं। लेकिन मैंने ये सीखा है कि रजत शर्मा एक ऐसे पत्रकार हैं कि वो कड़वी बात को भी कितनी, मतलब हंस के उसको कह देते हैं, अपनी बात कह के जनता से उसका उत्तर जान लेते हैं। कहने का मतलब, किसी को आप कड़वे प्रश्न भी पूछना है तो उसको आप मुस्कुराहट के साथ, शालीनता से पूछेंगे, तो मुझे लगता है आपको जवाब उसका मिल जाएगा। इसीलिए मुझे कहना था कि महज मुस्कान से सारी थकावट दूर करते हैं कुछ ऐसे सुख नवर जो शहर को नूर करते हैं। कुछ है ऐसे सुख नवर जो शहर को नूर करते हैं। एक बार पुनः कुछ श्रोताओं का नाम लेते हुए मैडम, अपने कार्यक्रम को अंत में आपसे एक प्रश्न और लेंगे अंतिम में, लेकिन एक मुक्तक पढ़ के फिर आपसे प्रश्न लेके इस कार्य को खत्म कर देंगे, कि अपने श्रोताओं के लिए, आपके लिए भी, कि हृदय में आपके फूल के जैसे खिलेंगे हम, गगन के जी, चाँद तारों पर लिखेंगे कहानी हम। विदाई का समय आया है अब मेरे यारों, समय की मांग यदि होगी, समय की मांग यदि होगी तो दोबारा फिर मिलेंगे हम। समय की वाह, मांग यदि होगी दोबारा फिर मिलेंगे हम। लेकिन बहुत चलते सुंदर। चलते मैं चाहूंगा, एक कार्यक्रम, एक साहित्यिक कार्यक्रम था, तो एक छोटा सा संदेश उन महिलाओं के लिए जो साहित्य में कुछ करना चाहती हैं, समाज सेवा में कुछ करना चाहती हैं, वो, मतलब एक छोटा सा संदेश। और अंत में मैं चाहूंगा आप अपनी बात को किसी मुक्तक, किसी पद के साथ ही समाप्त करें, लेकिन संदेश के बाद। तो प्लीज पहले एक जी, संदेश उन महिलाओं के लिए जो समाज में अपनी पहचान बनाए, उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है नहीं। डॉक्टर पूजा गंगानिया, पिताजी ने उनको जो आपका बैकग्राउंड दिया, प्रदीप जी ने साथ दिया, लेकिन जो आपकी पहचान है, मैंने तो डॉक्टर पूजा गंगानिया को आमंत्रित किया था ना, आपके पिताजी या पति जी के माध्यम से नहीं किया। ऐसे इन महिलाओं के लिए, उनकी अपनी पहचान के लिए, वो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी बहुत कम शब्दों में?
जी बिल्कुल, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि महिलाओं में जो एक मैं कहूँ बेजोड़ क्षमता है आप में। और कोई भी दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, अगर आप किसी चीज को ठान ले, जो आपको रोक दे। बस आपको खुद पर विश्वास करना है, आपको अपने पंखों पर, अपने परों पर विश्वास करना है और आगे बढ़ते जाना है पूरी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के साथ और पूरे समर्पण के साथ। सो इतना सा एक सब चीज का मूल मंत्र इतना है, जब आप कार्य में लीन होते हैं, जब कार्य करते हैं और पूरी स्वेच्छा के साथ, पूरी नेक नियत के साथ, पूरी पूरी ताकत के साथ, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफलता की तरफ ले जाने से रोक सके। तो निरंतर कार्य करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। बस इतना सा एक मेरा कहने का यहाँ पे तात्पर्य है। बिल्कुल पूजा मैम, देखिए अभी जाते जाते आपको सोनिया सोनम मैडम, जो आप जानती होंगी, बड़ी कवित्री हैं, वो भी जी जुड़ी हैं, और काफी ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते होंगे, ममता गुप्ता जी। और हमारे राजपाल सर ने लिखा कि गोविंद गुप्ता जी की प्रक्रिया नजर नहीं आई। नहीं सर, वो आए थे, एक दो कमेंट उनके देखा था मैंने। हाँ, ज्यादा समय नहीं दिया, हालांकि वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं और आपके परिवार के साथ जुड़े हैं। काव्य कानर इतना बड़ी खुद ही संस्था है, हर राज्य में उसकी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा विलंब हुआ। लोग जुड़ेंगे आगे पीछे। दीपक शुक्ला जी, अंजनी सर, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें अनुमति दी, क्योंकि मैम आपको भी मालूम होगा, ईमानदारी से कहूँ, अखिल भारतीय काव्य मंच भी आज एक बड़ा प्रतिष्ठित मंच है। हमारे पास बिल्कुल। बहुत सारी लिस्ट है लोगों की, साक्षात्कार की हमने एक अलग लिस्ट बना रखी, इसमें आपके वो संस्था के जो उपाध्यक्ष जिनको अभी आपने बनाया है, अभिनव प्रकाश, क्या नाम है मैम उनका, अमित, किनको? अरे जो शेर पढ़ते हैं, जो आपके कार्यक्रम में आए थे, आशीष प्रकाश जी। आशीष प्रकाश जी, वो भी हमारी लिस्ट में है। पंकज जी शर्मा जी है हमारी लिस्ट में। ये सबको हमें साक्षात्कार लेना है। दमयंती शर्मा मैडम है। मतलब लगभग अभी हमने केवल 15 से 20 लोगों का साक्षात्कार किया। हमारे पास अभी 25 से 30 लोग ऐसे लिस्ट है हमने, लेकिन बस हमें ये देखना है कि उनके साथ ये आ गए कमेंट, शायद नहीं दिखे आपको। जी जी जी, बिल्कुल आप आए थे। और मैम, कार्यक्रम कैसे बंद किया जाए? 35 लोग अभी भी देख रहे हैं, लेकिन हमारी एक समय की मर्यादा है। जी। अ, लेकिन आप, चूंकि कार्यक्रम मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके मुक्तक के साथ ही कार्यक्रम बंद करेंगे, तो मेरी आपसे गुजारिश है, चलते चलते कुछ गुनगुनाइए, कोई मैं मुक्तक जो तहत आपको याद आ रहा हो। जी मैं तहत में एक मुक्तक आपके सामने रखती हूँ, जीवन के जी को जी, तहे। लेकर एक कथा, और उसके बाद मैं आप सभी से विदा लूंगी। कि सब तजुर्बों की वो किताब रखती है, सब तजुर्बों की वो किताब रखती है। जिंदगी हर दुख का जिंदगी हर दुख का हिसाब रखती है। और चिलचिलाती या नर्म धूप हो वाइज चिलचिलाती या नर्म धूप हो वाइज मुश्किलों का वाजिब जवाब रखती है। मुश्किलों का वाजिब जवाब रखती है। तो दिन हमेशा वाह, एक जैसे नहीं रहते। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जब आप धूप में होते हैं, चिलचिलाती धूप में, यानी कि परेशानी में, दुख में, तो कहीं ना कहीं वो उसका एक मतलब होता है, ताकि आप उससे सीख ले सकें और बेहतर कर सकें। और जब आपको पूजा ना भी मैम, हो। जैसे जैसे जी कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे श्रोताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, संख्या जो है 40 पहुंच जा रही है। तो मैं, देखिए, डॉक्टर दमयंती शर्मा मैडम, ऐसे लोग जो जुड़े थे वो हटे ही नहीं है, मतलब वो शुरू से लेके अभी तक जुड़े रहे, और कुछ नए जी श्रोता जुड़ते जा रहे हैं। वही करो कार्यक्रम। और प्रेरक जी पंक्तियां देखिए, जो आपकी अंतिम पंक्तियां अभी आपने पढ़ी लास्ट में, वो पंक्तियां का मतलब होता नहीं, मुक्तक तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस मुक्तक का एक मीनिंग होता है, और वही मुक्तक लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन जी चूंकि जो उन्होंने बोला ना कि हमें तो विदा लेना ही पड़ेगा, भले 40 जुड़े हों या 50 जुड़े हों, लेकिन मजबूरियां हैं कि और लोगों के कार्यक्रम हैं, आपके भी दूसरे कार्यक्रम होंगे, बहुत सारे होंगे। जी चलते चलते अपने श्रोताओं को ये जरूर बता दूं कि फिर से हम एक नए अतिथि को जरूर बुलाएंगे, कभी फिर से, हो सकता है अगर पूजा मैडम को समय होगा तो हम उनको फिर से आमंत्रित करेंगे। क्योंकि हमने पूरी कोशिश की उनसे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश, क्योंकि उपलब्धियां बहुत सारी थी, इसलिए मैंने उसको शेयर किया था कि क्योंकि वो प्रश्नों में रखेंगे ठीक नहीं होगा, उनकी जो उपलब्धि है वो हम पब्लिक में शेयर किए थे। हमने कोशिश किया कि उनके ऐसे विचार जाने जो ऑनलाइन लोग बोलने से हिचकिचाते हों, तो शायद वो लोग देखें और उससे वो कुछ सीखें। और इस साक्षात्कार करने का उद्देश्य यही था कि लोगों को उससे कुछ सीख मिले। और कार्यक्रम, मेरे ख्याल से श्रोताओं की उपस्थिति, 45 लोग अभी भी कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं तो इसको बंद करने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें। अरे यार, तो जब फोन आने लगता है। चलिए मैम, चल एक मुक्तक के साथ ही कार्यक्रम समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग पद में अपनी बात कम रख पाए। पद, चूंकि ऐसे बहुत सारी बातें थी जो पद में संभव नहीं थी, और इसलिए हमने
एक मुक्तक पढ़ के हम जो है अपनी बात को खत्म करेंगे। क्योंकि जब से मतलब एक कार्यक्रम में आप आए थे अखिल भारतीय काव्य मंच के, बहुत पुरानी बात है, उसके बाद से सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े रहे बहुत दिनों से। और लेकिन हमने देखते रहे, जानते रहे आपके बारे में। जब मैंने देखा नहीं, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि हमें आपके साथ 1 घंटे का कोई कार्यक्रम करना चाहिए, जिससे लोगों को एक संदेश जाए, एक मतलब ऐसी बातें हो कि लोगों को उसका फल मिले, और वो आज कार्यक्रम सफल हुआ। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सबके लिए मैं कहूंगा मैम कि महक गुलाब की आएगी आपके हाथों में, महक आएगी गुलाब की आपके हाथों में, किसी के रास्ते से कांटे हटाकर तो देखो, महक आएगी आपके गुलाब के कांटों से, किसी के रास्ते से कांटे हटाकर तो देखो। और आ, और कहेंगे कि लोग दीवाने हैं बनावट के, लोग दीवाने हैं बनावटी दुनिया के, लेकिन हम अपनी सादगी लेकर कहाँ जाएं, हम अपनी सादगी लेकर कहाँ जाएं। ये तात्पर्य आपके लिए था कि अगर आप अच्छे हो, आपके कार्य महान होंगे, तो दुनिया में आपको जाने पहचाने जाएंगे। इसलिए आपको कुछ भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर पूजा गंगानिया मैडम ने अपने कार्यों से ऐसी पहचान बनाई है, लोग उनको जानते हैं, उनके साथ जुड़े हैं। लाखों लोग का उनका अपना परिवार है, और लाखों लोग उनके फॉलोअर हैं, उनकी बात को मानते हैं। और आपके जो जिम्मेदारी आपको भारत की बेटी के ऊपर मिलने वाली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने अखिल भारतीय काव्य मंच की पूरी टीम, संस्थापक अंजनी द्विवेदी सर, संयोजिका ममता मैडम और अनामिका सिंह अविरल जी, और खुशी जी, रोशन जी, और अध्यक्षा डॉक्टर सुभाष सचान सरस जी, अर्पित मिश्रा तेजस जी, और पूरी टीम के बिहाफ पे मैं आपको दिल के अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, एक सार्थक चर्चा के लिए आप आए, और जो भी प्रश्न हमने पूछे आपने उसका बड़ी ही सफाई और साफ गोई और बड़ी स्पष्टवादिता के साथ जवाब दिया, जो एक समाज सेविका और एक कवित्री कवि में होना चाहिए। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हमने आपसे ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछे होंगे जिससे आपको हर्ट हुआ हो। और अपने श्रोताओं को भी मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरी किसी बात से उनको कोई हर्ट हुआ हो, क्योंकि कोई राजनीतिक इंटरव्यू बिल्कुल नहीं था। ये तो होता रहता है, क्योंकि ये कार्यक्रम रात गई और बात गई। इन्हीं के साथ एक बार डॉक्टर दमयंती शर्मा मैम, अंजनी सर, मृत्युंजय कुमार, एक बार श्रोताओं का नाम लेते हुए कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, और बाद में हम लोग जरूर रामेश्वर पांडे जी, अपने श्रोताओं को खुशी झा जी, कवि लाला राम जी, ऐसे बहुत लोग, रामेश्वर पांडे जी और मृत्युंजय जी, जिसान कुरैशी जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको, जो हमेशा जुड़े रहे। जिसान कुरैशी जी शुरू से जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत आभार। और मैम आपको एक बार पुनः अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे समाज के लिए अच्छे कार्य करते रहिए। आपका जो भी आपने बातें बताई उसको हम लोग सभी लोग उससे कुछ सीखें, इसी आशा विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। बहुत आभार, नमस्ते सभी बहुत श्रोताओं को, नमस्कार। प्रणाम। थैंक यू मैडम।